Can I start? Okay, so I think like we have already done strategic business unit. अच्छा, 3 प्री कॉन्सेप्ट से पोर्टफोलियो एनालिसिस के कौन से थे? एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व, पीएलसी, तीन हो गया। ठीक है, सो एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड पीएलसी, तीन तो ये बातें होगी। अच्छा, देन एसबीयू की बात करें तो क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ अ कंपनी हैविंग सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे आई थिंक, एंड हम लोगों ने एसबीयू को अच्छे से समझ लिया था। देन वी डिड एक्सपीरियंस कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर डायग्नोसिस का भी टॉपिक डिस्कस हुआ था, जो कि डेप्थ में डिस्कस हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल एक्सेस यानी कि वाई एक्सेस पे क्या आता है? मार्केट ग्रोथ रेट, और एक्स एक्सेस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिलेटिव मार्केट शेयर। ओके, गुड। तो बाकी क्लासिफिकेशन तो इजी, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग जो मार्केट ग्रोथ रेट ले रहे हैं दैट इज ओनली अ सबसेट ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस, एंड सिमिलरली व्हेनेवर वी टेक बिजनेस स्ट्रेंथ इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ whenever we take market share it is always a subset of business strength. That is why हम लोग बोलते हैं कि बीसीजी के अंदर कुछ ना कुछ limitations है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं करता। ओके, आगे चलते हैं। बीसीजी बनाना सीखा था हम लोगों ने, राइट, एंड देन वी वेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑल दीज डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। और उसके बाद मैंने कहा था कि भाई स्ट्रैटेजीज जो है क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद वो बीसीजी आपको क्लियरली नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन जीई मैट्रिक्स आपको बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। क्यों? क्योंकि जीई मैट्रिक्स सारे फैक्टर कंसीडर करता है, ओवरऑल मेजर्स को कंसीडर करता है कि नहीं करता है? करता है। तो सिंस इट ऑलरेडी कंसीडर्स ऑल द ओवरऑल मेजर्स, सो वी एक्सपेक्ट कि वो कहीं ना कहीं जो जीई है वो जरूर जवाब देगा हम लोगों को। ठीक है, चाहे हमारा बीसीजी मैट्रिक्स हमें जवाब दे या नहीं दे। बट हाउएवर मैं ऐसा भी बोलूंगा कि अगर हम बीसीजी मैट्रिक्स की बात भी करते हैं तो वी हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट देखो, बाद में बन जाना कोई भी चीज, बीसीजी बना उसके बाद जी बन जाना इज ऑलवेज अ सिंपलर जॉब। यस, तो अपन बीसीजी को रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन के लिए भी बीसीजी का रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अ टेस्टेबल क्वेश्चन। कुछ सवाल? हाँ जी सर, अपन बीसीजी मैट्रिक्स को देख के कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कर सकते हैं क्या कि अगर मार्केट ग्रोथ रेट हाई रहता है तो हमें या तो बिल्ड करना चाहिए उसको या फिर हार्वेस्ट करना चाहिए उसको। ऐसा आप कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट कंक्लूड। व्हाई? बिकॉज यू डोंट कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। सेकेंडली, होल्ड करने का मतलब क्या होता है? शेयर बनाए रखना, उसको नहीं खोना। सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि होल्ड करने का मतलब क्या है? शेयर बनाए रखना। क्या होल्ड परसू नहीं कर सकता स्टार कि मैं अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखूं? एक स्टार क्या होल्ड परसू नहीं कर सकता क्या? अगर बिल्ड नहीं कर पा रहा तो होल्ड तो परसू कर सकता है, हो सकता है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको यही कह रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल होल्ड का इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं, सिर्फ बिल्ड और हार्वेस्ट की बात नहीं है, दे मे ऑल्सो होल्ड, राइट? सो इसका मतलब यू मे डिसाइड ऑन एनीथिंग दैट यू फील राइट, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बोलता। आप बोल रहे हैं कि आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, नाउ यू ऑन योर जजमेंट एंड एज पर योर नॉलेज डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो मैट्रिक्स हम लोगों ने इनिशिएट करा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट लिमिटेशंस एज ऑफ नाउ, बट हमने जो नेक्स्ट मैट्रिक्स इनिशिएट करा दैट इज जी मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल लाइट के जैसा सिग्नल दे रहा है कि कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे येलो है, कहाँ पे रेड है। सो इसके मतलब से अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अपने को कैसे कैसे अपने बिजनेसेस को प्लान करने का है। तो बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, इसको जी 9 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंड इसको जी मॉडल भी बोलते हैं। अच्छी बात है। बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब आप देखो तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे चेंजेस जो आए हैं वो क्या आए हैं? मार्केट ग्रोथ रेट की जगह क्या आ चुका है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और अपना जो मार्केट शेयर था, रिलेटिव मार्केट शेयर, उसकी जगह क्या आ चुका है? बिजनेस स्ट्रेंथ, विच बोथ आर ओवरऑल मेजर्स, ठीक है ना, ऑफ सच थिंग्स। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो कि ग्रीन 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 या एम्बर 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 या रेड रेड रेड, ये बनाना बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स में कुछ ऐसा टफ दिख नहीं रहा है, इजी टू ड्रॉ। यस, बट डेफिनेटली जितना भी इजी है, जितनी भी चीज है, अपन को बीच में दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि देखो ग्रीन जब आए तो क्लियरली बोल रहा है कि जो लोग भी ग्रीन है वो लोग क्या करें? इन्वेस्ट या एक्सपैंड। जबकि बीसीजी बोल रहा था क्या कि बिल्ड इन लोगों को करना है? नहीं। लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं तो माननी जानी चाहिए बात कि नहीं मानी जानी चाहिए? मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया है। तो अब तो हमारे पास में अप टू द मार्क डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। अच्छा, देन अगर एम्बर आ रहे तो क्या बोल रहे हैं? एम्बर आ रहे तो अभी भी वो बोल रहा है कि आप या तो अर्न कर लो। अर्न मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।
कहीं ना कहीं बीच वाली पोजीशन है, यू मस्ट बी अर्निंग समथिंग एटलीस्ट। यस, सो जस्ट कीप गोइंग, नो इश्यूज। या फिर आप एक सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन ये है कि आपको ग्रीन की तरफ जाना है या रेड की तरफ जाना है। दैट कैन कुड बी योर चॉइस, क्योंकि हो सकता है आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है ना, तो आप सोचो कि रेड की तरफ चलते हैं। हो सकता है आपके पास में आपको लग रहा हो कि नहीं ये बिजनेस और भी अच्छा चल सकता है, तो हो सकता है आप ग्रीन की तरफ जाओ। या फिर आपको लग रहा होगा कि नहीं जो भी टाइम है लेट्स लेट्स जस्ट पास इट ऑफ, जैसा भी चल रहा है चलने दो, तो वी माइट सिलेक्ट क्या, हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अर्न कर लेना चाहिए, मतलब जो भी आ रहा है वो समेट लो, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो क्या हुआ, सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन किधर की तरफ दिखाया मैंने, आइदर ग्रीन और टुवर्ड्स रेड। या फिर आप क्या करो, जो चल रहा है वैसा चलने दो, होल्ड करो। और तीसरी चीज क्या बोल रहा है, आप हार्वेस्ट कर सकते हो या डाइवेस्ट कर सकते हो। दैट मींस यू कैन पुट योर फंड्स आउट, चलो ठीक है, नहीं नहीं बैठ रहा, छोड़ो हटाओ। क्लियर? ओके, अच्छा। आपको ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया दैट इज रिलेटेड टू जी मैट्रिक्स। अगर आप बुक में जी मैट्रिक्स को खोलेंगे तो आपको बुक में, अपनी बुक में, अपनी किताब में जो पेज नंबर दिखता है, पेज नंबर क्या दिखता है, 25। 25 के अंदर जी मैट्रिक्स मैंने बना रखा है या नहीं बना रखा? नहीं बना रखा, तो आपको ड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करो, ठीक है। कर लिया ड्रॉ? वो नीचे जो मैंने बताया कि ग्रीन मतलब इन्वेस्ट या एक्सपैंड, वो सब भी आपको मार्किंग देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई लोग मैट्रिक्स बना के देख रहे हो कि अब तो पता नहीं कहाँ फंसा है, ठीक है। तो आपको इसका डिसीजन जो है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, वो भी इस पे बेस्ड है। अच्छा, नीचे, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, मैट्रिक्स के नीचे वाली जगह पे अपने बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस मेजर्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। लाइक वो फैक्टर्स मैं पहले ही डिस्कस करा चुका बीसीजी के साथ ही, राइट। बीसीजी में नहीं डिस्कस किया, लेकिन बीसीजी के साथ डिस्कस कराने का रीजन क्या था, यही कि अपने जब यहाँ पे आएंगे तो अपन कोरिलेट कैसे करें दोनों थ्योरीज को, जिसकी वजह से हम लोगों को एक ही याद करनी पड़े प्रिंसिपली, है ना। तो अब आप समझ पा रहे हो कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस में ऑलरेडी क्या क्या है, साइज ऑफ द मार्केट, उसके नीचे क्या लिखा है, मार्केट ग्रोथ रेट। वहां पे बाजू में ब्रैकेट में डाल के क्या लिखो, ओनली दिस वाज इंक्लूडेड इन बीसीजी, ओनली दिस वाज इंक्लूडेड इन बीसीजी, या दिस वाज कंसिडर्ड इन बीसीजी। वहां पे ब्रैकेट मार के लिखो, ओनली
दिस वाज कंसिडर्ड इन बीसीजी। दिख रहा है ना आपको, राइट? मतलब जहां पे मार्केट ग्रोथ रेट लिखा है, बीसीजी में केवल और केवल क्या डिस्कस किया था? ओनली एंड ओनली मार्केट ग्रोथ रेट, बाकी तो डिस्कस किया ही नहीं बीसीजी ने। ये वाला अभी जी मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है कि अरे बाकी भी कुछ है, आया ना? यस, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड। बिजनेस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द टिपिकल ड्राइवर्स लाइक, अब लिखा हुआ है बिजनेस स्ट्रेंथ में भी 3-4 चीजें दी हुई है, उसके अंदर अपने पहला पहला कौन सा लिखा हुआ है? मार्केट शेयर। ब्रैकेट डाल के क्या लिखना चाहिए? ओनली दिस वाज कंसीडर्ड इन बीसीजी। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है ना? सो डू दैट, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ बीसीजी एक छोटा मैट्रिक्स है एज कंपेयर टू व्हाट द जीई मॉडल, ठीक है? सर जीई मैट्रिक्स में इतने सारे फैक्टर्स नहीं है, तो कई फैक्टर्स एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्टरी भी होंगे। हाँ होंगे, तभी तो वो ओवरऑल मेजरमेंट दे रहा है ना। वो केवल एक अंदेशा पे बात कर रहा है कि अंदेशा क्या है मार्केट का, राइट? तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी होंगे तो अच्छा है ना, बिकॉज आप ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन सब कुछ मिक्स एंड मैच करके तो करोगे, तब आपके पास में फाइनली एक सही आंसर आएगा। इंडिया टीम में 5 बल्लेबाज 6 बल्लेबाज लेके जाते हैं तो हमेशा थोड़ी 6 बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन लेके तो जाते हैं, आया ना? अगर आप सोचो तो आप सोचोगे कि यार कहाँ जरूरत पड़ गई, है ना? कहाँ खेल पाते हैं, हर एक की बैटिंग आ ही नहीं पाती, सबके नंबर थोड़े ना आते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, तो 6 बल्लेबाज लेके जाने का मतलब ये थोड़ी है पता चला 3 मैच में लगातार कोहली और शर्मा ने सेंचुरी मार दी, धवन ने सेंचुरी मार दी, तो बोल रहे हैं 3 बैट्समैन बहुत है, बाकी 8 बॉलर रख लो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो प्लस माइनस सारा देखोगे तभी तो सही जगह पे सही ग्रीन आएगा, तभी तो सही ग्रीन आएगा, तभी तो सही रेड आएगा, तभी तो सही येलो आएगा, सारे फैक्टर्स क्योंकि देखे। क्लियर? ठीक है ना? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अच्छा, इतना आ जाने के बाद वैसे तो ऊपर थोड़ा देखते हैं, ऊपर मतलब जहां हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? द मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी डेवलप्ड बाय जीई विद द असिस्टेंस ऑफ कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी। आई थिंक आई हैव टॉट दिस ऑलरेडी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस मॉडल को और भी नामों से जाना जाता है, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या? बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जी 9 सेल मैट्रिक्स एंड जीई मॉडल। ये भी शायद मेरा समझाया हुआ सही है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अप्रोच इन दिस मॉडल हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स। और मैंने बाजू में क्या लिखा है ब्रैकेट मार के? हेंस नोन एज टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल। अगर आप बुक में ढूंढेंगे तो बुक में भी मिलेगा, लेकिन बहुत खोया खोया मिलेगा, बीच में सेंटेंसेस के अंदर मिलेगा, तो कभी कभी मिस हो जाता है बच्चों से, राइट? हम लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा बना के पूछ लेते हैं। इंस्टीट्यूट अगर ऐसा काम करता है तो अपने को भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, व्हाट एल्स? उसके बाद क्या बोलते हैं? दिस मॉडल यूजेस 2 फैक्टर्स व्हाइल टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। क्या क्या? बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। इंस्टेड ऑफ व्हाट? बिजनेस स्ट्रेंथ किसकी जगह पे? मार्केट ग्रोथ रेट या मार्केट, हाँ, बिजनेस स्ट्रेंथ किसके? सॉरी, मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर। और मार्केट अट्रैक्टिवनेस किसके मतलब है? हाँ, तो आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ ऐसा ऐसा करके, जिससे आपको अपना लर्निंग रहे। बुक में आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ, तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई किसके जगह पे हमने ये यूज किया है। समझ में आ रही है बात? सो अगर आप बिजनेस स्ट्रेंथ लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर। और जब आप लिख रहे हो मार्केट अट्रैक्टिवनेस तो क्या लिखोगे उसके बाजू में? इंस्टेड ऑफ मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक है? देखो, कोई भी चीज में उतना डिस्कशन करना चाहिए जितना उस चीज को रेलेवेंट हो। जबरदस्ती अपन डिस्कशन बढ़ाए ऐसे कोई जरूरत नहीं है। मैं एसएम का सबसे टफ पोर्शन आपको भी करा रहा हूँ हाल फिलहाल, ठीक है? और ये आपको पता चल रहा होगा कि ईआईएस के सबसे इजी पोर्शन से भी इजी है, है ना? राइट? ईआईएस के सबसे इजी कॉन्सेप्ट से भी इजी है। तो आप समझ लो कि नंबर, मतलब देखो, जब रिवीजन करना होता है तो सबसे पहले टिप्स पे क्या होना चाहिए? एसएम होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी मैं ईआईएस पढ़ा दूं। ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेशन एंड लर्निंग आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है? आप सीख रहे हो, ईआईएस आपने समझा, अच्छा लगा, अपने को समझ में आया, अपन ने कंट्रोल्स का नॉलेज लिया जो आज से पहले नहीं था कभी, हमने चीज़ों को रटा नहीं, सीखा, अच्छा किया, लेकिन अल्टीमेटली आएगा क्या और क्या नहीं वो भी तो जानना जरूरी है, हाँ या ना? अच्छा, आज मेरी अमेंडमेंट क्लास होगी, ठीक है? ईआईएसएसएम की अमेंडमेंट क्लास होगी दोपहर 2 बजे यूट्यूब पे, ठीक है? बाद में देख लेना, लिंक अपने पास सेव करके रख लेना, मैं लिंक डालूंगा, ठीक है? बाद में देख लेना। अमेंडमेंट क्लास होगी। अमेंडमेंट क्लास कौन से चैप्टर को टच करते हुए होगी? चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑन कंट्रोल्स। 1 की सारी डाल चुका मैं, और उन्हीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 का फुल रिवीजन भी है।
उन्हीं अमेंडमेंट क्लास में। तो अब चैप्टर नंबर 1 आपको पूरा क्लिक भी करा दूंगा मैं उसी में, तो वो आप देखना, वो 6 घंटे का डाला है मैंने, क्योंकि चैप्टर 1 में अमेंडमेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी। चैप्टर 1 और 4 में अमेंडमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, कोर बैंकिंग वाले सिस्टम में भी, ठीक है ना। तो वहाँ से हम निकाल रहे हैं कि 4-5 अमेंडमेंट कौन से इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे भी। बाकी जो चैप्टर 2 के अमेंडमेंट है वो फेवरेबल अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन कटा बहुत है उसमें से, ठीक है ना। और जो जो आपको याद नहीं हो पा रहा है वही कटा है, तो और भी अच्छी बात है, राइट। जो जो याद नहीं हो रहा था ना वो ही काटा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग टू हैपन, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ सर मेरे को याद नहीं हो रहा था, कट गया, ठीक है ना। ऐसा हुआ है। जैसे प्रोसेसिंग कंट्रोल्स थे तो वो हटा दिए, ठीक है। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स थे तो उसमें से जरा सा पैराग्राफ डिस्कस करके छोड़ दिया, राइट। तो वो सब चीज़ें याद कम थी अपने को, तो वो सब उन्होंने हटा दिया, ठीक है। नेटवर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स 2-3 पेज के थे, सारे गायब कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है पेज फाड़ दिए बस बीच में से कि हटा दो, जो मुश्किल लगा खुद को भी वो सब हटा दिया आईसीआई ने, ठीक है। हाँ, उनको लगा कि अरे यार क्या है यार, बोले मेरे को खुद से कोई, मेरे से कोई बच्चा पूछेगा मैं ही नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो हटा दिया सब, ठीक है। तो ऐसा है, होशियारी कर ली, जो भी किया अच्छा किया, राइट, मान लेना चाहिए। ओके, आगे देख सकते हैं, वर्टिकल एक्सेस बता रहा है मार्केट अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस बता रहा है बिजनेस स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये कोई भी जना लिख सकता है, हाँ या ना। देखो आगे कितना ज्ञान दिया उसने। नेक्स्ट पेज पे क्या बोलता है, इफ अ प्रोडक्ट फॉल्स इन ग्रीन सेक्शन तब बिजनेस इज एट एडवांटेजेस पोजीशन। क्या मुझे नहीं पता चल रहा था? अच्छा, क्या तुम नहीं लिख सकते थे ऐसा? To reap the benefits, the decision can be to expand, to invest and grow. Wow. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, if a product is in the amber or yellow zone, it needs caution and managerial discretion. Discretion माने choice. Is called for making the strategic choices. तो एक select का ऑप्शन डाला है मैंने, है ना। हाँ, और लास्टली क्या बोल रहा है, if a product is in the red zone, it will eventually lead to losses that would make things difficult for organizations. In such cases, the appropriate strategy should be retrenchment, divestment और liquidation. I think समझ में आ रही है बात। अभी retrenchment क्या होता है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, एक समय आएगा, ठीक है। ये वर्ड अभी जाने दो, एक समय आएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाल फिलहाल आज नहीं डिस्कस करेंगे उस वर्ड को, लेकिन बाद में अपने आप डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद उसने क्या बोला, मैंने एक क्वेश्चन खुद से भी डाला है, हाउ इज अ जी मैट्रिक्स बेटर देन द बीसीजी मैट्रिक्स। क्या भाई, क्यों भाई? हाँ, दोनों पॉइंट देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड, ये वही है जो आपको पता है ना, कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो है उसने मार्केट ग्रोथ को रिप्लेस करा है, विच इज मोर ओवरऑल मेजर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर्स अपने आप में इंक्लूड करता है, नॉट जस्ट द मार्केट ग्रोथ रेट। ओके, एंड सेकेंडली क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रिप्लेसेस मार्केट शेयर। एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे, मैं बता रहा हूँ, बुक में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आए तो अपन लिख देंगे, ठीक है ना। थर्ड लिखेंगे, थर्डली GE provides for future planning. GE provides for future planning, whereas thirdly GE provides for future planning, whereas क्या बोलेंगे, BCG क्या बताता है, BCG प्रेजेंट सिचुएशन। सो BCG बोलेंगे, BCG depicts only the present situation, लिख सकते हैं सर, BCG depicts only the present situation, ठीक है ना। तो ये हो गया, 3 पॉइंट मिल गया अपने को 2 की जगह, ठीक है ना। दिस वुड बी हेल्पफुल आप लोगों के एग्जामिनेशन में। अगर क्वेश्चन आता है तो हमने सारा क्वेश्चन हर तरीके से सेग्रीगेट करके डाला है, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली टफ। जब आप स्वॉट एनालिसिस नीचे दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा रहा है, 25। मतलब अगर पीछे से पूरा इस चैप्टर को स्टार्ट किया होता सेकंड नंबर चैप्टर को, तो हम अभी तक 25 क्वेश्चन ड्राफ्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा। खैर पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं, तो आप BCG के बाद कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, एंसॉफ का पूरा नाम है आइगर एंसॉफ, IGOR, आइगर, ठीक है, आइगर एंसॉफ। तो मैं पीछे लिख देता हूं, इसके भी पीछे मेरे को भी लिख देना चाहिए,
आइगर, ठीक है ना। अभी आइगर एनसॉफ है क्या चीज, आप भी लिख लो, जहाँ एनसॉफ लिखा है वहां पे, मैंने तो लिखा हुआ है ब्रैकेट मार के, है ना, आइगर एनसॉफ, तो ठीक है, मैं फिर यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इसको रहने दो। ओके, इसका भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप एक चीज जरूर से ध्यान रखेंगे, आप चाहो तो नीचे नीचे बहुत स्पेस है बुक में, है ना, नीचे काफी स्पेस है। दिस मैट्रिक्स is applicable, this matrix is applicable only to those businesses seeking expansion बिजनेस की जगह एसबीयू भी हो सकता है, ठीक है ना, सीकिंग एक्सपेंशन और विच आर एट द डैश स्टेज, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं डैश स्टेज ऑफ पीएलसी, जल्दी से बताना कौन सा स्टेज, सर डेवलपिंग इंट्रोडक्शन और ग्रोथ वाली, ग्रोथ, ओनली एंड ओनली ग्रोथ बोलते हैं अपने, ठीक है। कौन से स्टेज की बात हो रही है, ग्रोथ स्टेज की, राइट। ये सब चेक चेक कर रहा था मैं कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मतलब पीएलसी के ग्रोथ स्टेज वाले जो फर्म्स हैं, यानी वो बिजनेसेस जो एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब ये जो अपन बोल रहे हैं डॉग्स, प्रॉब्लम चाइल्ड, ये सब डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे नहीं, मतलब ये केवल एक सेट ऑफ बिजनेसेस को डील करता है, ये सारे बिजनेसेस को डील नहीं करता, मतलब ये पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लिए मैट्रिक्स है ही नहीं। ये मैट्रिक्स किसके लिए, केवल और केवल ग्रोथ मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, इसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोलते हैं। आप चाहो तो ऊपर ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, जहां आपका मन, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ मैं ये नाम मिस नहीं कर सकता। काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हल्का सा घूमता है और हम लोग पूरे घूमते हैं, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, सो वी विल आल्सो लेबल इट एज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, ठीक है ना। सबने कर लिया होगा, राइट, कूल, कर लिया ये। उसके बाद एक डायग्राम दिखता है आपको, दिख रहा है, हाँ, एक तरफ लिखा हुआ है प्रोडक्ट और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, मार्केट। याद कैसे करना है, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, तो प्रोडक्ट ऊपर, मार्केट लेफ्ट साइड पे, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, प्रोडक्ट मार्केट। उल्टा कर दिया तो हो सकता है आप लॉजिकली तो सही जमा दोगे, लेकिन नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो उसमें जितना दिमाग होगा वो उतना ही चलाएगा। आप समझ रहे हो ना, ऑल्दो यू विल बी राइट, अगर आप मार्केट यहाँ लिख देते हो, प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हो और ऊपर नीचे कर देते हो इनको, तो भी सही है, ये गलत तो है नहीं। लेकिन ऐसा मत करना, बी मैकेनिकल, मतलब ड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैट्रिक्स, कम से कम। अब अंदर का कंटेंट तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन आपको वो मैट्रिक्स ड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। इट सेव्स यू फ्रॉम ऑल द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई एग्जामिनेशन जाके फिर सोच रहे हैं प्रोडक्ट पहले था कि मार्केट पहले था, ये अंदर के चार तो याद है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, एग्जिस्टिंग या नया, और मार्केट कैसा हो सकता है, एग्जिस्टिंग या नया, ठीक है। आपका जो डायग्राम है उसके राइट हैंड साइड पे भी जगह बच रही होगी, तो आप पहले डायग्राम में ऐसे मार्क करो 1 2 3 4 ऐसा करके अंदर छोटा छोटा, ठीक है, करा। और जहां राइट हैंड साइड में जगह बच रही है वहां लिखेंगे 1 2 and 3 are intensification strategies. 1 2 and 3 are intensification strategies. अब ना यहाँ पे समझने में पेन है थोड़ा सा, ठीक है, अगर डेप्थ में समझना है तो पेन है, वैसे देखोगे तो मैट्रिक्स सबसे इजी है, अभी तक जो दो पढ़े उससे भी इजी है, ठीक है, लेकिन अगर समझ के करेंगे तो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, लेकिन एक बार समझ लिए तो गलती नहीं होगी। क्योंकि देखो
जो खराब एमसीक्यू आएगा ना, या जो थोड़ा घुमा के केस स्टडी आएगा, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आएगा, ईआईएस का नहीं आएगा। ईआईएस का पता है एमसीक्यू कैसा आएगा? उसका ऊपर देखना ही मत, सीधा क्वेश्चन देखना तो भी हो जाएगा, क्योंकि उनको बनाने ही नहीं आते। ठीक है, उनको बनाने ही नहीं आते। मैं कह तो रहा हूं, केस स्टडी हमने तो सबमिट ही नहीं की, क्योंकि हमारी जो हमने केस स्टडी दी उसमें इंस्टीट्यूट ने बोल दिया डिफिकल्टी लेवल 2 है। मेरे को रिस्पॉन्स आया है डिफिकल्टी लेवल 2 है। तो मैंने सैंपल केस स्टडी मांगा, एक सैंपल केस स्टडी दो। सैंपल केस स्टडी जो मिला वो केस स्टडी कैसा था, मतलब वेरी इजी। फिर वो केस स्टडी उन्होंने आरटीपी में भी छापा, ये पक्का करने के लिए कि हमारे इरादे यहीं तक के हैं। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि चलो इसका का केस स्टडी देखते हैं, इसका में भी केस स्टडीज डालें। तो इसका का केस स्टडी उससे भी आसान, राइट। तो हम समझा रहे हैं बच्चों को कि केस स्टडी का मतलब टेंशन नहीं है। एमसीक्यू केस स्टडी इज नॉट समथिंग यू शुड बी टेंस्ड अबाउट। ठीक है, और अगर आप कोई टेस्ट भी दे रहे हो या पास्ट पेपर्स भी करके देखना चाहते हो तो आप खोल के देखना। ईआईएस तो सबने पढ़ लिया, ठीक है, तो आप खोल के देखना। जब आप ईआईएस खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो हो रहा है मेरे से। सिंपल बात है, अगर आपसे हो रहा है, इफ यू आर एबल टू एक्चुअली सॉल्व आउट द एमसीक्यूज देन इट इज फाइन ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो मतलब कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक है ना। और एमसीक्यू इतना प्रेशराइज होके मत पढ़ना, मतलब खुद के ऊपर ऐसा ऐसा दर्द ले लिया कई लोगों ने, एमसीक्यू पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, 50-100 क्वेश्चन अलग से भी लगा के जाऊंगा, 300 क्वेश्चन अलग से करके जाऊंगा, कोई 1000 कर रहा है, कोई 3000 कर रहा है, बेमतलब ही कर रहा है, राइट। जब उसमें ही लगा रहेगा तो पढ़ेगा कब। सो बी स्ट्रैटेजिक, ठीक है, समझो थोड़ा सा। ये लिख लिया 1, 2 and 3 आर इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, ये लिखना है ना, बुक में लिख लिया, गुड। और चौथी स्ट्रैटेजी कौन सी हो गई? डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, तो कुछ तो बोल रहे हैं हम, है ना, कुछ तो ऑपोजिट करके बात कर लिया मैं। 1, 2, 3 आर इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, ओके, हो गया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? वैसे तो सिर्फ लिखवाया, समझाया कुछ नहीं हाल फिलहाल। जब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होता है, चलो अपने को क्या करना है, ग्रो करना है। अपने को क्या करना है, ग्रो करना है। तो प्रोडक्ट अगर एग्जिस्टिंग हो, मतलब ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट है या नहीं है, वो ऑलरेडी था, और मार्केट भी कैसा हो, एग्जिस्टिंग ही हो, मार्केट भी कैसा हो, एग्जिस्टिंग हो, तो क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है। तो अगर आपको और ग्रोथ करनी है तो फिर आपको बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रोडक्ट वही है तो प्रोडक्ट ज्यादा अपन बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं। टीवी पे कौन से एड्स देखते हो आप जनरली? टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के ऐड देखते हैं, और कौन से ऐड देखते हैं? एफएमसीजी के बहुत ऐड चलते हैं, सनफीस्ट बिस्किट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ठीक है। खाने पीने के ऐड बहुत चलते रहते हैं, है ना, सफोला ऑयल, है ना, मैगी, ठीक है। फिर वो मिल्क, वो जो होता है ना, दूध की शक्ति बढ़ाए, बॉर्नवीटा, है ना। हाँ, आप मुझे बताओ पिछले 8-10 साल में बॉर्नवीटा में कोई भी चेंज है? रत्ती भर भी कुछ नहीं है ना चेंज। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चलाना है और ग्रोथ भी करनी है। तो कैसे करेगा? एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेनिंग, वो करेगा कि नहीं करेगा? सेकेंडली, फालतू टाइप के कोशिश करेगा कि बल्क में परचेज कराया जाए, ठीक है। तभी तो बोलता है कि 1 किलो वाला पैकेट खरीदो बूस्ट का तो बैट फ्री, ठीक है। ये लोग है तो सिपर फ्री, वो सिपर 10 रुपए का भी नहीं है, ठीक है। इतना पुअर क्वालिटी का मिलता है, नेस्कैफे वाले मग दे रहे हैं, ठीक है। पहले एक ऐड आता था कोल्ड कॉफी के लिए कि दीपिका का ऐड आता था, और दीपिका ना ऐसे बैली डांस करती थी और है ना वो कॉफी बन जाती थी, ठीक है, वो उसके साथ डांस करती थी, ठीक है। तो मैं सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है, कि इतना आराम से झूम रही और कॉफी एकदम ऐसी थिक स्मूथ कॉफी बन के आई। फिर जब अपन ने मंगाया कि चलो ले आते हैं, छोटा ही था मैं तो, ठीक है, आपकी उम्र में मैं आऊंगा, आपसे भी कम उम्र में जब ये आया था, तो धुंधला याद होगा बाकी को, ठीक है ना। तो वो लेके आया, मैं कहा तो खाली फ्लास्क है, मैं कहा इसमें मेरे को करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे सब, तो मैं कहा फिर तो बेकार ही है। अरे हाँ या ना, और अपने को तो बैली डांस भी आता नहीं, राइट। बट ये क्या है, ये क्वांटिटी बेचने का तरीका होता है,
टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश देने का तरीका होता है, क्या करते हैं, क्वांटिटी देने का तरीका होता है। मतलब जानबूझ के आपसे हाई क्वांटिटी परचेज करा रहे सो दैट यू गेट बुक टू द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग नेचर का ही है, कुछ नयापन तो है नहीं, नएपन को तो फिर भी आकर्षण हो तो छोटी मोटी चीजें चेंज करेंगे, पैकेजिंग चेंज कर देंगे, हल्की फुल्की शेप चेंज कर देंगे, मतलब कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मतलब कुछ अलग से नयापन बनकर नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सम लिटिल मॉडिफिकेशंस, और मैं एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेनिंग चला रहा हूँ, और साथ के साथ मैं एनकरेज कर रहा हूँ लोगों को ज्यादा क्वांटिटी यूज करने के लिए। कैसे, जरा सुनना। आप लोग साबुन लाते हो, नारे सब है, ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो साबुन मल्टी पैक वाला लेके आते हैं, मल्टी पैक वाला, सभी बहुत चालाक है ना दुनिया, सिंगल तो कोई नहीं लाता है ना? हाँ, क्यों लाते हैं? एक फ्री मिलता है, 3 पे 1 फ्री मिलता है, है ना? 3 पे 1 फ्री मिलता है, चाहे कोई सा भी साबुन हो, लगभग लगभग, और अगर डबल लोगे तो बोलेगा 18 रुपए ऑफ 4 लेने पे एक साथ, है ना, 18 या 24 रुपए ऑफ, ये बोलता है क्योंकि वो थोड़ा महंगा साबुन है, तो हाँ, तो वो ऐसा करता है, उसमें कम ऑफ देता है। और बाकी लक्स वाले तो क्या बोलते हैं, तो 3 खरीद तो सही, एक हम ही दे रहे हैं तेरे को, ठीक है ना? हाँ, और एक लिखा हुआ होगा नॉट फॉर सेल, ऐसा भी लिखा होता है बाद में कि कंबाइंड पैकेज है तो लूज आइटम नॉट फॉर सेल है ना? हाँ, पूरी एक ईट जैसे बना देते हैं जोड़ करके, टेप लगा के। झलक साबुन में भी ऐसा ही होता है, बर्तन मांजने के लिए, ठीक है, हाँ, उसमें भी ऐसा ही होता है। विम साबुन में भी ऐसा ही होता है, विम तो सुना है, हाँ, विम में भी ऐसा ही होता है, राइट? तो ऐसे साबुन इस तरह से क्यों दिए जा रहे हैं? फॉर एनकरेजिंग यू टू बाय मोर क्वांटिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इटसेल्फ। तब उस प्रोडक्ट के साथ रिस्ट्रिक्ट हो गए ना। साबुन ऐसा तो है नहीं कि चलो हाँ ठीक है आज मंगाया तो फिर अब बस कल दूसरा बदल लेंगे, राइट? इट विल टेक टाइम टू चेंज क्या, योर सोप, ठीक है। और अब 4 दे दिए तो गई काफी टाइम की, मेरे जैसे इंसान के लिए तो गई 4 महीने की, ठीक है, 4 साबुन दे दिए तो, राइट? हर इंसान का अपना अपना है, कई लोगों का 1 हफ्ते का गया, ठीक है। कोई बोल रहा है किसी का साल भर का गए, 4 साबुन का गए तो, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता यार, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चलाने की कोशिश, ग्रोथ करनी है अपन को, क्योंकि तो एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर ये काम नहीं करना होता और हम खुश होते कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल हो रहा है शांति से, तो मैं इसको बोलता है स्टेबिलिटी, उसको एक्सपेंशन ही नहीं बोलता। समझ रहे हो? सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है और हम लोग खुश हैं, संतुष्ट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर अपने लोग कभी भी ये बात नहीं करते, किसकी बात नहीं करते? ग्रोथ की बात नहीं करते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, एनी पेन नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपने पास में क्या, मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेबिलिटी। देखो 4 टाइप का स्ट्रैटेजी वैसे होता है, मैं मेजरली बोलूंगा 3। एक तो होता है स्टेबिलिटी, एक होता है एक्सपेंशन, और एक होता है कि कम करना, जिसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। 3 मेन स्ट्रैटेजी होता है। हम लोग ने पहले ही ये जब पढ़ रहे थे एंसॉफ वाला मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग केवल और केवल किसकी बात करेंगे? एक्सपेंशन या ग्रोथ की। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो पहली चीज क्या बोल रहे हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। मुझे बताओ, मार्केट पेनिट्रेशन में हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेनिंग, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी यूज्ड बाय द बायर्स, ठीक है। हम लोग छोटे मोटे ऑफर्स निकाल रहे हैं, तो मतलब उनको हम ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर? हम लोग सेल्स में हम लोग खुश नहीं है अभी हाल फिलहाल, हम लोगों को लग रहा है कि और बेहतर करना है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट को हम ज्यादा मॉडिफाई करने में इच्छुक है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा मॉडिफाई कर देंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। कहाँ पे आ जाएंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या बोलता है कि नया प्रोडक्ट चलाना है एग्जिस्टिंग मार्केट में। अब ये बहुत ध्यान से समझना, नया प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है क्या, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले मैं कंगा बनाता था और मैं बाइक बनाने लग गया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके।
अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडिया में अगर मैं पहले बाइक बेच रहा था, क्या बेच रहा था? बाइक। और अब मैं इंडिया के अंदर बेच रहा हूं मान लो स्वीट्स, मिठाई, तो क्या मार्केट सेम है या मार्केट अलग है? मार्केट अलग है। आपको समझ में आ रही है बात? मार्केट जोग्राफिक लोकेशन से भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है, मार्केट जोग्राफिक लोकेशन से भी डिफाइन हो सकता है, बट बाइक के बायर्स टोटली डिफरेंट होते हैं और मिठाई खरीदने के बायर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर मैं पहले बाइक बना रहा था और आज स्वीट्स बनाने लग गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं डाइवर्सिफिकेशन में गया हूं, क्योंकि कंप्लीटली नया प्रोडक्ट है और मार्केट भी नया है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, इधर से देखना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकिन मार्केट नया, तो क्या बोला? मार्केट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट वही है, तो इसका मतलब अब नई ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बदला ही नहीं है। तो अगर मैं पहले बाइक सेल कर रहा था इंडिया में और अब मैं बाइक सेल कर रहा हूं यूएस में, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं पहले बाइक बेच रहा था इंडिया में और अब मैं साथ साथ क्या बेच रहा हूं? मिठाइयां भी बेच रहा हूं इंडिया में, तो मैं बोलूंगा डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अगर मैं बाइक बेच रहा था इंडिया में और पहले मैं नॉर्मल बाइक बेचता था, इकोनॉमी कंज्यूमर बाइक्स, और अब मैंने सुपर बाइक्स बेचना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बिकॉज मार्केट केटरिंग, द मार्केट केटरेंस इज मोर और लेस द सेम, ठीक है, या सिमिलर नेचर। आ रही बात समझ में? अगर मैंने बोला कि मैंने बाइक में हल्की फुल्की सीट वीट चेंज करके फिर बेच दिया, तो मैं बोलूंगा मार्केट पेनिट्रेशन। देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट के अंदर और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं पहले गारमेंट्स बना रहा था, ठीक है, पहले मैं गारमेंट्स बना रहा था और अब मैं बाथ एक्सेसरीज बना रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों की मार्केट अपने आप में नई मार्केट ही है ना मेरे लिए। अगर मैं पहले गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर था, मैं इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरा गारमेंट्स आता था, ठीक है, अब मैं उसी पूरे इंडिया में बाथ एक्सेसरीज बेच रहा हूँ। क्या मार्केट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया है। मार्केट चेंज हो गया है कि नहीं हो गया है? मतलब फॉर एवरी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट देयर इज ऑलवेज अ न्यू मार्केट क्रिएटेड। हाँ के ना? ये चीज समझ में नहीं आती अपेरेंटली। क्या आपको मैट्रिक्स देख के समझ में आ रहा है कि ये पेचीदा बात भी हो सकती थी इसमें? क्योंकि क्या होगा, आगे जब आप और चीजें पढ़ोगे तब मैं इसको वापस बैक ट्रैक करूंगा, सेंस ऑफ वाले मैट्रिक्स को, और फिर आप बोलोगे कि हाँ अच्छा इसलिए आप ऐसा बोल रहे थे। आपको पता है आपके बुक में एक होता है ना, अपन लोग बोलते थे जैसे अकाउंटिंग करते थे तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है ना, एरर्स ऑफ ओमिशन। कमीशन एरर्स कौन से होते थे? आपस में सेट ऑफ हो जाते थे ऊपर नीचे, ठीक है ना, वो कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते थे, ठीक है। एक होता था एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, वो एक अलग बात होती है, चलो वो भी चलता है। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता था? कि लॉजिक ही गलत है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, वो आईसीआई करता है अपनी किताबों में, ठीक है ना। और आप खुद साबित करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं साबित नहीं करूंगा, आप खुद साबित करोगे कि देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, ये तो प्रिंसिपल एरर है, ठीक है ना, ये आप बताओगे, मैं नहीं। मैं कौन होता हूं? ठीक है ना। आप जब सीख जाओगे तो आप जजमेंट दोगे कि अरे ये तो क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूं, पहले ही समझ लो, क्योंकि आईसीआई तुम्हें और गुमराह कर देगा अभी। और क्वेश्चन जब पूछेगा तो क्वेश्चन तो आईसीआई के मैट को केवल रेफर करके बनाया है, दैट डज नॉट मीन दैट क्वेश्चन वुड बी इनकरेक्ट। खासकर एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव तो इसी में से बनेगा जो भी बनेगा। तो गलत वाले ने गलत का गलत भी टीप दिया तो भी चलेगा, राइट। जैसे अगर मैं आपको ये चीज नहीं बोलता और अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम कोई भी नई चीज, मान लो मैं ओनिडा पहले टीवी बना रहा था, वो ओनिडा एसी बना रहा है, तो हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट? सॉरी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ऑल्दो दे आर सेलिंग इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो एग्जाम्पल गलत तो मतलब गलत, और मतलब गलत तो एमसीक्यू गलत, एमसीक्यू गलत तो समझ सकते हो। सर जो एक्टिवा 5G और एक्टिवा 6G आती है वो मार्केट पेनिट्रेशन में आएगा, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, बिकॉज दे मॉडिफाई इट इन अ सिग्निफिकेंट वे। एक्टिवा जब मॉडिफाई होता है तो देखो कभी भी क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का फेसलिफ्ट एडिशन इज मार्केट पेनिट्रेशन, ट्रायल फॉर मार्केट पेनिट्रेशन विद अ वेरी स्मॉल मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेकिन एक्टिवा जब नया आता है ओवर द इयर्स तो उसमें पूरा डिजाइन चेंज कर देते हैं, मोस्ट लाइकली देन नॉट, आई थिंक आई एम करेक्ट, ठीक है। मेरे को एक्टिवा चलाए काफी टाइम हो गया, लेकिन ये जरूर देखता हूँ कि रोड पे जो एक्टिवा देख रहा हूँ, हम जो चलाते थे एक्टिवा
और आप जो एक्टिवा चला रहे हो उसमें तो बहुत डिफरेंस है। हमारा वाला अच्छा था, आपका खराब है। आपकी वाली लोहे की बॉडी, हमारी स्टील बॉडी प्लास्टिक थी, वाली। अभी प्लास्टिक की बॉडी है। सारे इंजन डिफरेंस भी आ ही ठीक जाते है, हैं बीएस हाँ। और बीएस में। अब मेरी जो डिजायर कार है वो तो ऐसी है कि उसकी डिक्की अगर जोर से बंद कर दो तो स्विफ्ट बन जाएगी वो। ठीक है, हाँ हाँ। डिजाइन है। आप उसकी डिक्की पकड़ के देखो एक बार, आपको लगेगा कि क्या है ये, इसमें क्या सेफ है। ठीक है, उसमें आपको कुछ सेफ ही महसूस नहीं होगा, इतनी हल्की डिक्की है उसकी। राइट, अगर जोर से बंद कर दोगे ना तो स्विफ्ट बन जाएगी वो, डिजायर की डिक्की जोर से बंद करने के बाद। तो जैसे पिछले भी पहले पानी वैसा था, फिर अब वो सोडे की लाइन में आया, तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। डाइवर्सिफिकेशन, आप पानी की जगह सोडा पी लोगे? कस्टम भी लगे। नहीं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बेटर प्रोडक्ट ले आए हैं, मॉडिफाइड प्रोडक्ट ले आए हैं, राइट, स्टिल द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज सेम। फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज सेम। बिस्लेरी शिफ्टिंग फ्रॉम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर टू मिनरल वाटर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से मिनरल वाटर, इन दोनों में अंतर है, आया ना? मिनरल वाटर आता है 60 रुपए से चालू, 60 रुपए लीटर से, ठीक है, और बिस्लेरी आ जाती है 10 बोतल। ठीक है ना, दोनों में फर्क है। हाँ, 3-3 रुपए की छोटी वाली आती है। हाँ, अच्छा महंगी हो गई क्या? हाँ, जो भी है, चलो ठीक है। किंगफिशर की आती है 5 रुपए की। किंगफिशर तो बेचारा आपको पता है किंगफिशर क्यों मिनरल वाटर का ऐड देता है? क्योंकि दारू का ऐड देना अलाउड नहीं। म्यूजिक सीडी का देते हैं। ठीक है ना, म्यूजिक सीडी का देते हैं। हाँ, जबकि क्या म्यूजिक की जरूरत है? हाँ, जिसके दिल में म्यूजिक बज रहा है उसको क्या म्यूजिक की जरूरत है? मैन म्यूजिक। अभी मेरा दोस्त बता रहा था, बोले कि वो ना एक फुल मून पार्टी में गया थाईलैंड, तो बता रहा था, बोले कि भाई मैंने इतनी पी ली गलती से कि मैं आउट हो गया। ठीक है, तो बोले पता नहीं चला मुझे, वो मोमेंट आया मैं आउट हो गया पूरा। तो बोले कि अगले दिन ना मेरे को मेरे दोस्त लोग वीडियो दिखा रहे, बोले मैं ना लोगों से गले मिल रहा हूँ जगह जगह जा जाके और ये सब ना, और बोले पता नहीं मैं क्या हूँ, मेरे को तो होटल में पता चला कि मैं आ गया होटल, राइट, और बोले मैं पानी में जा रहा था डूबने, मुझको पता ही नहीं चल रहा था, वो लोग खींच के लाए थे मुझे। ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है, राइट। तो नशा नाश का कारण है। सर जैसे पेप्सी आती है नॉर्मल, और एक पेप्सी ब्लैक आती है। पेप्सी ब्लैक है, फिर पेप्सी जीरो डेवलपमेंट। ब्लैक से नहीं आती पेप्सी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। डाइट कोक ना, डाइट पेप्सी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, केटरिंग टू सेम और सिमिलर मार्केट बट ट्राइंग टू कैप्चर, मतलब एक तरीके से उसको उसके अंदर ही अच्छा मॉडिफिकेशन देना, राइट। कोक से मिरिंडा वो भी डेवलपमेंट। नहीं, उसको मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो डाइवर्सिफिकेशन में जाएगा। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन भी 4-5 नेचर के होते हैं, वो अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना, सो इट्स अ बिग टॉपिक डेफिनेटली, बट यस डिस्कशन इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, राइट। तो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपने कि मैं पेप्सी से मिरिंडा बना लूं, मिरिंडा से, तो मिरिंडा इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, और मिरिंडा जिसको अपील करती है, जरूरी नहीं है पेप्सी उसको अपील कर जाएगी, या पेप्सी अपील करने वाले को मिरिंडा अपील नहीं करती। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि सर दूध से दही बनता है, तो दही और दूध वाले लोग सेम ही हो जाएंगे क्या? राइट, इट विल बी डिफरेंट, राइट। बोले उसी का घी भी बनता है, तो या तो घी ले लो, या दूध ले लो, या दही ले लो, बोले क्या लेगा? ठीक है, कि 3 ऑप्शन है सुबह सुबह पीने के लिए। चलो बस बस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट प्रोडक्ट का फंक्शन डज नॉट चेंज, प्रोडक्ट फंक्शन डज नॉट चेंज, प्रोडक्ट फंक्शन डज नॉट चेंज। डाइवर्सिफिकेशन में क्या लिखेंगे? चेंज इन प्रोडक्ट फंक्शन, चेंज इन, हाँ, तो प्रोडक्ट पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया ना, प्रोडक्ट का काम ही कुछ और है। चेंज इन प्रोडक्ट कंप्लीटली, ऐसा भी बोल सकते हैं। इतना ज्ञान बुक में नहीं है, इसलिए लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि एमसीक्यू तो पूछ लेगा वो टेढ़ा मेढ़ा।
फिर सही सिलेक्शन होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि क्या करते हैं लोग, मैनेजमेंट की जो बुक्स है ना हाईली रेटेड, उनमें से ये एमसीक्यू तो टिप लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कहाँ से होगा ये काम, ठीक है। तो एमसीक्यू तो वहां से टिप लेंगे और पढ़ाएंगे नहीं वहां से, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम वहां हो जाएगी। इसलिए डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप, इसलिए बता रहा हूँ प्रोडक्ट फंक्शन डज नॉट चेंज। जैसे कि यहां लिख सकते हैं लाइफ बॉय सोप से आ गया अब लिक्विड हैंड वॉश। अभी भी हाथ ही धुल रहे हैं ना। कौन सा लाइफ बॉय सोप से कौन नहाया है आज तक? कोई नहाता है लाइफ बॉय सोप से? जब से वो इन्वेंट हुआ वो साबुन, उसको टॉयलेट के बाहर रख दिया सबने, हाँ ठीक है। जबकि एड में हमेशा नहाते हुए दिखाते हैं उससे, ओके हाँ जब हो जाता है सारे ठीक है। सिर्फ बोलते हैं, बोलने की बात है, ठीक है। तो लाइफ बॉय सोप से, लाइफ बॉय सोप की इज्जत बनी ही नहीं कभी, ठीक है। किसी ने उसको नहाने में इस्तेमाल किया ही नहीं। लोगों को पता नहीं क्या हुआ, नहीं लाइफ बॉय से नहीं नहाना, बस पता नहीं क्यों, ठीक है। लोगों का अपना भी डिसीजन बन गया, उस बेचारे ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप भी डिसीजन बनाओ, लोगों ने बना लिया। तो लाइफ बॉय सोप वालों ने क्या करा, फिर लिक्विड हैंड वॉश लॉन्च करा, आया ना, पता लग गया। अच्छा वो नहाने का काम नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं, उनको पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट से होता ही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, हैंड वॉश लॉन्च कर दिया। दिस हैंड वॉश इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दैट द सोप यूज्ड टू डू। आके ना, यस, दिस हैंड वॉश इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दैट द सोप यूज्ड टू डू, तो महंगा बिकता है ना, लेकिन मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, अ बेटर प्रोडक्ट। यस, हैंड वॉश इज कंसिडर्ड टू बी बेटर प्रोडक्ट, यस और नो? ऐसे ही जो नहा रहे थे, जो लोग नहला रहे थे, जैसे पेयर्स नहला रहा था, तो पेयर्स ने क्या लॉन्च करा, शावर जेल, हाँ ठीक है। उसने लिक्विड हैंड वॉश नहीं बोला उसको, ठीक है ना, आया ना। क्योंकि बोले पहले भी हमारे साबुन से तुम नहाते थे, तुम्हारी जेल से भी नहाओगे, ठीक है। लाइफ वाला क्या बोल रहे हैं, पहले भी तुम हाथ ही धोते थे, ठीक है, तो अभी भी हाथ धो लो। क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया क्या टॉपिक? इजी है ना? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लाइफ बॉय की कंपनी जूस बनाने लग जाए, ठीक है, फ्रूट जूस, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, चाहे वो इंडिया में ही बनाए तो भी डाइवर्सिफिकेशन। यस, मैं थोड़ा सा ना आपसे कुछ लिख लिख कर भी डिस्कस करना चाहता हूँ इसी मोमेंट पे, ठीक है ना। सो हम ऐसा करते हैं, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट अ न्यू पेज आफ्टर। ओके, सो इधर आता हूँ मैं। अब जरा सुनना, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। लाइफ बॉय जो है उसने क्या करा, उसने 3+1 फ्री निकाला, क्या बोलोगे? मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, हम लोग ना पहले एक भूमिका भी बनाते हैं। भूमिका बनाने का मतलब ये है कि जो लाइफ बॉय है, ये जो साबुन है, ये एंटायर इंडिया को कवर करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट है, ठीक है ना। इंडियन मार्केट के अंदर मार्केट को डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इंडियन मार्केट इनटू सोप्स, या बोलूंगा टॉयलेटरीज। क्लियर? अच्छा, तो लाइफ बॉय अगर 3+1 निकालता है तो क्या बोलेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। लाइफ बॉय का जो सोप है, लाइफ बॉय जो सोप है, उन्होंने उसको स्विट्जरलैंड में भी लॉन्च कर दिया है, तुम भी हाथ धो, मार्केट डेवलपमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट आया प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर लाइफ बॉय सोप जो है, लाइफ बॉय वाला वो क्या करता है, वो बोल रहा है कि हम जो लाइफ बॉय सोप है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ बॉय सोप की जगह पे हम लोग एक नया लॉन्च कर रहे हैं, लिक्विड हैंड वॉश। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, मैंने ये लॉन्च कहाँ किया है, इन इंडिया। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि अभी भी हमारा जो मार्केट हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया वो क्या है, एग्जिस्टिंग ओनली। अच्छा,
और मार्केट डेवलपमेंट के अंदर हम लोग लाइफ बॉय सोप को सेम प्रोडक्ट को बाहर लेके निकल गए थे, क्योंकि हमें ज्योग्राफी से बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर हमें एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही मार्केट डेवलप करना है तो विल हैव टू मूव आउट ऑफ द करंट ज्योग्राफी। हाँ या ना? यस। अगर मैं आपसे और बोलूं, अच्छा ये मैं प्री थॉट जो है वो यहां रख रहा हूं, मैं आपसे लास्ट और बोलना चाह रहा हूं, इनफैक्ट दो पूछूंगा लास्ट में। लाइफ बॉय जो सोप है वो बनाने वाली कंपनी अब लाइफ बॉय जूस भी बना रही है, तो आप क्या बोलेंगे अगर ये जूस मैं बोलूं सेल्स इन इंडिया और मैं बोलूंगा सेल्स इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो भी क्या कहलाएगा ये? डाइवर्सिफिकेशन। और इधर से भी क्या कहलाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज वेन एवर द प्रोडक्ट इज चेंज्ड सब्सटैंशियली then the market to the product also changes। आया ना? यस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ जी। सैनिटाइजर भी डाइवर्सिफिकेशन। सैनिटाइजर का मतलब क्या है? सैनिटाइजर इज अ काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट वेर एवर सोप इज नॉट अवेलेबल, राइट? तो इट विल कम इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, राइट? इनफैक्ट सैनिटाइजर को आप नहीं इसमें नहीं डालोगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसको डाइवर्सिफिकेशन में डालेंगे। इट्स अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इनटू हॉरिजॉन्टल नेचर, मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर वुड गो देयर क्योंकि सोप को रिप्लेस कर देता है और फंक्शनल चेंजेस हैं। सैनिटाइजर हैज अ फंक्शनल चेंज। ठीक है, डज नॉट फंक्शन द सेम वे सोप और हैंड वॉश डज। ठीक है ना? तो उसमें चेंज आ जाएगा, हम उसको बोलेंगे इट्स अ काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। उसकी यूटिलिटी में डिफरेंस है, ऑन द गो यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड वॉश और उससे अलग है। क्लियर? यू डोंट नीड वाटर एक्चुअली। ठीक है ना? तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उससे, तो वो चीज वहां पे नहीं आएगी। मतलब एसेंशियल फंक्शनैलिटी में काफी चेंज आ चुका। ठीक है, सर जैसे लाइफ बॉय सोप बेच रहा था इंडिया में, अब उसने हैंड वॉश रिलीज करा और वो अब यूएस में बेच रहा है, मतलब लिक्विड हैंड वॉश यूज मतलब डायरेक्टली लिक्विड हैंड वॉश रिलीज करा है और कहाँ पे कर रहा है? यूएस में कर रहा है, यूएस में कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट चेंज कर दिया है और प्रोडक्ट को डेवलप करा है तो नया प्रोडक्ट हो गया, नया मार्केट हो गया, और वो पहली बार ही वहां पे ही यूज किया है तो फिर क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। क्लियर? देखना पड़ेगा ना, राइट? सो वी हैव डाइवर्सिफाइड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस। ओके, तो एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने आपको एनसॉस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश भी कर ली, राइट? ओके, तो यहाँ से कुछ इरेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। एक बार क्या किताब से खुद पढ़ने का कष्ट करोगे? करना चाहिए अब तो। सर वो जो एक्टिवा वाला केस अभी मार्केट पेनिट्रेशन ही कर रहा है, क्योंकि सर जैसे बॉर्नविटा का आपने एग्जांपल दिया, बॉर्नविटा अगर 5 स्टार वाला लेके आए तो मार्केट पेनिट्रेशन होगा। देखो, बॉर्नविटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको? मार्केट तो अभी भी एग्जिस्टिंग है, लेकिन प्रोडक्ट हैज बीन चेंज्ड इन अ सब्सटेंशियल वे। एक्टिवा जब हर बार आता है गाड़ियों के अंदर और इन चीजों के अंदर, देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज एवरी टाइम अ न्यू मॉडल इज लॉन्च्ड। ठीक है, इंजन चेंज नहीं होता एक्टिवा में। ठीक है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, वो तो कंप्लायंसेस की बात है, पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लायंस है, बट स्टिल मैं ऐसा बोलूंगा कि इट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट्स अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, फंक्शनैलिटी एसेंशियली सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलेगा कि आपका राइड कंफर्ट बढ़ गया है, माइलेज बढ़ गया है, ये सारी चीजें बढ़ गई है, तो ये सब चीजें बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे ओल्ड एक्टिवा का माइलेज यूज टू बी लेस, करंट एक्टिवा जो है लाइट है क्योंकि फाइबर प्लास्टिक का बॉडी है, तो माइलेज देता है ना। ऑन दैट अदर नोट, है ना? पहले डेंट पड़ता था, बस अब टूट जाता है। ठीक है, ये फर्क है। बॉर्नविटा टू 5 स्टार बॉर्नविटा हुआ तो फिर वो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बॉर्नविटा का 5 स्टार बॉर्नविटा भी आता है। पहले बचपन में आता था, अभी भी आता है। कौन पीता है? तो बहुत उधर टेस्ट करता था बचपन में, तो खूब पिया। टेस्ट अच्छा नहीं है लेकिन पियो। बहुत 5 स्टार चॉकलेट जैसा है। हां, बॉर्नविटा का बिस्किट तो सुना था। 5 स्टार वाला बचपन में आता था पहले तो। पियो, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, पढ़ लो फटाफट।
अच्छा मान लो एक डिओड्रेंट कंपनी है, डिओड्रेंट कंपनी, डिओड्रेंट कंपनी जो है वो अलग अलग फ्रेग्रेंस निकालता है एक ही टाइप के डिओ का, एक सीरीज के डिओ का, तो क्या हो जाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, अगर वही पहले निकाल रहा था डिओड्रेंट, अब उसने परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना? समझ रही आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अगर उस एंटिटी ने बाहर बेचना स्टार्ट कर दिया, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर उसने कुछ अलग ही डिफरेंट फंक्शन की चीज बना ली तो डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर? हेयर जेल बनाया उसने तो डाइवर्सिफिकेशन है। हेयर जेल बनाया अगर हेयर जेल बनाया डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज हेयर जेल लगाने वाले परफ्यूम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, नो गारंटी, और परफ्यूम लगाने वाले हेयर जेल ही लगाएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो मार्केट चेंज हो चुका है। सही बात है? जैसे मैं परफ्यूम भी नहीं लगाता, हेयर जेल भी नहीं लगाता, नीरज सर परफ्यूम लगाते, हेयर जेल नहीं लगाते। ठीक है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो हेयर जेल ही लगाता हो, परफ्यूम नहीं लगाता हो। ठीक है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो दोनों लगाता हो, हेयर जेल भी लगाता ही हो, परफ्यूम भी लगाता ही हो, तो इसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे अभी बीच में एक परफ्यूम आया, मतलब डिओ सॉर्ट ऑफ आया था कि वो उसमें आपको ऐसे रब करना होता है, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा हमारा। रोल ऑन, हाँ, रोल ऑन डिओड्रेंट, कह सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज एसेंशियली ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली। ठीक है, दैट्स अ मॉडिफिकेशन। ठीक है ना? रोल ऑन इज अ मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो स्टिक होता है, उसमें होता है वो। ठीक है, उसका लिक्विड में नहीं होता, लिक्विड बेस नहीं होता उस परफ्यूम का, रोल ऑन का कभी भी। आया ना? जहां तक मुझे नॉलेज है, मैं तो लगाता ही नहीं है सब। ठीक है, पर मैं खरीदता बहुत हूँ, समझ सकते हो? ठीक है, लगाता नहीं लेकिन खरीदता तो इसलिए मुझे बताया, बाकी यश अच्छे से बताएगा। ऐसे ना मेरा बाथरूम ना मेरी मेरी चीजों को छोड़ के सब चीजों से भर गया है। ठीक है, मेरे को तो साबुन ही नहीं मिलता उसमें, उसमें हर टाइप का जेल है, सिर पे लगाने का अलग है, मुंह पे लगाने का अलग है, हाथ का स्क्रब अलग है, पैर का अलग है। ठीक है, अब मेरे को टेंशन होती है, मतलब मैं, ऐसा लगता है कि सर्जरी करने जा रहे हैं बाद में। ठीक है, नहाने जा रहे हो, ऑपरेशन हो रहा है, और मैं 5 मिनट में नहाने वाला आदमी जो रोज साबुन भी नहीं लगाता। ठीक है, राइट, क्योंकि साबुन लगाने से एसेंशियल ऑयल्स बॉडी में से कम हो जाते हैं। आपको पता है, छोटे बच्चे जब जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली थोड़ी ना नहलाते हैं, क्योंकि शुरुआत में बॉडी में नेचुरल ऑयल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, और कोशिश की जाती है कि उनको प्रिजर्व किया जाए ताकि स्किन क्वालिटी बराबर रहे। अगर आप रेगुलरली नहाओगे रोज पानी डाल डाल के और साबुन लगा लगा के, तो साबुन में केमिकल होता है, वो केमिकल क्या करता है, स्किन के अंदर क्रैक्स क्रिएट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके स्किन के अंदर रफनेस आना चालू होती है, सॉफ्टनेस खत्म होती है, ये सब होता है। तो अगर आप नहाने की फ्रीक्वेंसी के अंदर पानी यूज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ एरियाज स्मेली हो रहे हैं तो वहाँ आप साबुन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव सोप यूजेज। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एनी हाउ इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ये तो बहुत अच्छी, मतलब डिस्कवर्ड है। आपको पता है जॉनसन्स के प्रोडक्ट के अंदर बाद में पता चला कि देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स कॉजिंग कैंसर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि साबुन जो आ रहा है और हम लोग जो लगा रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो कितना क्या चीज है और किस किस तरह की चीज यूज हो रही है, इसलिए मैं यूज ही नहीं करता। ठीक है, मैं बहुत लिमिटेड यूज करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार ठीक है एक्सेसिव हो रहा है, ठीक है यार अपने को लग रहा है कि बॉडी को जरूरत है, तो यूज कर रहे हैं। सही बात है ना? हाँ, वरना अदरवाइज क्या है, आजकल जैसे हम लोग तो कार वार में घूम रहे हैं वैसे भी, तो हम लोग को इतना एटमॉस्फेरिक इफेक्ट तो है नहीं कि हम गंदे हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आपकी एज अलग है, आप लोग का इफेक्ट हो रहा है, तो आपका हो सकता है सोप यूजेज ज्यादा हो, लेकिन मेरे को तो कम करना ही चाहिए, समझदारी रख के। आया ना? ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वैसे यहाँ तक का? अच्छा, चारों पॉइंट पढ़ लिया आपने? नहीं तो देख लो, 1-2 मिनट लगा सकते हो, हैव अ ग्लांस एट इट। बुक में पहले लिखा हुआ होगा मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन के बाजू में ब्रैकेट मार के लिखना एक्जी एक्जी। एक्जी एक्जी का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट लिखना है तो पी और एम कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखना, देखो अब ऐसे लिखना, पी एम एक्जी एक्जी।
ठीक है, वैसे ही दूसरे केस में क्या लिखेंगे मार्केट डेवलपमेंट में, पी क्या रहेगा, मार्केट डेवलप हुआ है तो प्रोडक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग, मार्केट क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, यानी मार्केट क्या हो गया, न्यू। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है क्या, प्रोडक्ट नया है, और मार्केट क्या है, एग्जिस्टिंग, और बाकी क्या हो जाएगा, दोनों में न्यू न्यू। आ गया समझ में? यस, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर नए मार्केट में लेकर जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग। और आप बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मार्केट क्या है, एग्जिस्टिंग, और मार्केट पेनिट्रेशन में दोनों ही क्या है, एग्जिस्टिंग, और डाइवर्सिफिकेशन में दोनों ही क्या है, न्यू। हो जाएगा? ओके। हाँ जी, हाँ, तो अगर पहला पॉइंट लिखना हो मुझे, तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स of existing products in existing market. ओके। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है कि इसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट चाहिए, पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स चाहिए, एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेनिंग चाहिए, और क्या, इंक्रीजिंग यूजेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो आप समझ सकते हो कि क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, लक्स कैसे करता है, लाइफ बॉय कैसे करता है, कौन कैसे करता है, 20% एक्स्ट्रा ले लो इसी में, इसी दाम में। अब लेज में 20% एक्स्ट्रा देख के तो ऐसा लगता है हंस रहे हो हम पे, लेज में क्या 20% एक्स्ट्रा देते हैं, वो पैक में साइड प्रोडक्ट, नॉट 20% एक्स्ट्रा लेज, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोनिक सेंटेंस, ठीक है। हाँ, लेज में एक्स्ट्रा, लेज में क्या एक्स्ट्रा, पहले ही कम दिया है तू, ठीक है। आप बोले हम नाप के अब डालने लगे थोड़ा, पहले चिप्स ढूंढने पड़ते थे पैकेट खोल के, अब 20% एक्स्ट्रा में चिप्स दिख जाते हैं, यहाँ है ना, ढूंढने पड़ते, अंदर अंदर आंखें डालनी पड़ती थी, अच्छा खाली तो नहीं आगे गलती से, राइट। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, अगर ऐसा ही लिखना हो मुझे, तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स थ्रू व्हाट, थ्रू सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स, सेलिंग। इसलिए पहला लाइन हर जना लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जिसने मैट्रिक्स बना लिया, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। रीडिंग कर लेंगे फटाफट। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, मैं जानबूझ के ब्लैंक छोड़ा था ताकि आपको पता चले कि एक पॉइंट तो अपने को ही आता है, ये तो विदाउट डिस्कशन आता है, आया ना। अपन फालतू ही रट्टा लगाने लग जाते हैं पढ़ के कि अरे पूरा रटूंगा, रटने की जरूरत भी है नहीं। अच्छा, और आगे चलता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करोगे तो क्या बोलोगे, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन दी न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इन दी एग्जिस्टिंग मार्केट। अभी जो न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, दे शुड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दे वर डूइंग अर्लियर, फंक्शन सेम रहना चाहिए। हाथ धोना मतलब हाथ धोना, नहाना मतलब नहाना, गाड़ी मतलब गाड़ी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन क्या, एंटायरली न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट, रिस्की होगा, डेफिनेट बात है, क्योंकि आप कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को यूज ही नहीं कर रहे। देखो सब जगह, तीनों जगह पे कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग चीजें यूज हो रही हैं, तभी तो उनको बोला इंटेंसिफिकेशन, किसी एग्जिस्टिंग को ही और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग चीज को ही और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हुआ कि नहीं हुआ, इंटेंसिफिकेशन, हाँ के ना। बताओ, सेंसिबल बात बोल रहा हूँ ना, ऐसे दिल में दर्द तो नहीं हो रहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या बात बोल दी सर, ऐसा तो नहीं हो रहा। सर जो ऑयल अपन बाथरूम में लगाते हैं, और अगर वही वो अगर रूम फ्रेशनर बनाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। रूम फ्रेशनर और बाथरूम वाला ओडोनिल दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाए। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, पहली बार वैसे आपने सवाल पूछा, कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, है ना।
गुड। वह इसमें तो ऐसा फील आना चाहिए। बाकी अक्सर सवाल जैसे गौरव पूछते हैं या फिर आप पूछते हो इधर से, ठीक है, माधव आजकल बहुत पूछने लगे। सर वो फोटो वाली बात सही करना चाहता है माधव। अब सुधर गया। ओके, अगला मैट्रिक्स कौन सा आता है? एडीएल मैट्रिक्स। और मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हाल फिलहाल, एडीएल मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा। मैंने बोला भी था आपको कि आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स में आपको आफ्टर चैप्टर 6, तो आप लिख सकते हो, वैसे लिखोगे तो बचकाने लगोगे क्योंकि जब हो रहा होगा उसके बाद क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को याद रहेगा कि मुझे आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स कराना है, डोंट वरी। आप लोग अगर चाहोगे, जैसे अभी क्या है, मैं 4 दिन नहीं होऊंगा, ठीक है, 27, 28, 29 एंड 1 राइट, क्योंकि मेरे को 2 दिन तो किसी मैरिज में जाना है और उसके बाद एक ट्रेनिंग लेने जाना है, पाली जाना है मुझे, तो मैं 4 दिन नहीं रहूंगा। तो 4 दिन रिकॉर्डेड सेशन चलेगा यहाँ पे, आपको आना है, असेंबल होना है, रिकॉर्डेड सेशन चलाना है और पढ़ना है, ठीक है ना। सेशन चलेगा क्योंकि 4 दिन मतलब 2 चैप्टर, एसएम की बात हो रही है यहाँ पे, सर ऐसे भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा, ठीक है ना। और तुमको मैं दे दूंगा, वहीं पे देख लेना, ठीक है। वो मेरे साथ ही जा रहा है, शादी है ना किसी की, मैं नहीं कर रहा दोबारा, कॉमन रिलेटिव की है। ठीक है ना, कॉमन रिलेटिव की है तो जा रहे हैं, मतलब कॉमन मतलब क्या, इन्हीं के रिलेटिव की है, मेरे तो बन गए। राइट, तो हम जाएंगे, तुम लोग यहीं होंगे, है ना। तो आप लोगों को क्लास कैसे देखनी है, वीडियो मोड पे, 4 दिन की, सिर्फ 4 दिन की क्लास टोटली वीडियो पे चलेगी, सारी लाइव लूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी हम देखेंगे कि एग्जाम के आप कितना करीब आ चुके हो और आपकी बाकी क्लासेस कितनी बची है, कितनी पेंडिंग है, उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे कि अगर घर पे देनी है तो दी जाए, अदरवाइज मैं तो आके पढ़ाने में इच्छुक हूँ, क्योंकि शुरुआत की क्लास है तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं आपको 26 तारीख तक ज्ञान दूंगा, 27 को जाना है ना अपने को, हाँ, तो मैं आपको 26 तारीख तक जो ज्ञान दूंगा ना, वो उसमें सारा इंपॉर्टेंट स्टफ डिस्कस हो चुका होगा, बिकॉज वी हैव ग्रेट टाइम, ठीक है ना। क्या है 28 को? अकाउंट्स फुल कोर्स। अच्छा, हाँ तो कर लोगे वो तो आप, अकाउंट्स में क्या ही है, नहीं बहुत कुछ नहीं, एएस सबसे आसान अगर कुछ है तो अकाउंट्स ही है यार, वो तो है। आप तो ये नहीं कह सकते, बाकी आप सब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, ये टैक्स का होता तो ज्यादा दर्द लगता है। लॉ ऑडिट में आता है लॉ ऑडिट में हो रहा है, वैसे एआईएसएस में भी हो जाता है अगर मैं ना होता तो, तो सर अभी देखेंगे वो, ठीक है। नहीं, लॉ ऑडिट में आई थिंक लाइक अब तो जो क्लासेस है ना, मैंने खुद ने, मतलब मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, और मैंने खुद ने मंगवाई है वो नीरज सर से कह करके, राइट। तो जो पहले थे हमारे पास में उनसे भी अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे, लेकिन अब तो हम उनसे भी अच्छे, वेल एक्सप्लेनेटरी टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे और बहुत प्यार से बोलते हैं, आवाज भी बड़ी मीठी है ना, तो आपको अच्छे मिलेंगे लोग, ठीक है ना। तो ये तो अच्छी बात है यार, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और हम लोग लेकर के आए, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। इज अ वेरी गुड टीचर। तो वो तो आपको लॉ वाला और ऑडिट वाला दिक्कत मुझे लगता है नहीं होएगा, क्योंकि लॉ ऑडिट में पहले भी प्रॉब्लम चलती थी बच्चों को, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहे थे, हमारे वालों से कम लग रही थी, बाहर से तो और भी ज्यादा लग रही थी, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे वाले में भी और कम हो जाए, या बोलेंगे लॉ और ऑडिट आसान है, ऐसा भी बच्चा बोले, टीचर की प्रॉब्लम नहीं, खुद को यहाँ के नहीं प्रॉब्लम है, होगी, देखो शुरुआत में होगी। अच्छा, पोर्टफोलियो एनालिसिस खत्म, पोर्टफोलियो एनालिसिस खत्म, ठीक है ना। पोर्टफोलियो एनालिसिस पे अब कोई और डिस्कशन होगा नहीं, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या हो चुका, खत्म हो चुका। अच्छा, तो उसके बाद 2 अलग से मैट्रिक्स दिए हैं, मतलब डज इट रिलेट टू पोर्टफोलियो एनालिसिस? नो, बुक में अगर आप देखोगे तो एडीएल मैट्रिक्स के बाद क्या गिवन है, अपना वही जी, और जी के बाद क्या दे रखा है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस से पहले ही पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या हो चुका है, खत्म। मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर 3 प्री कॉन्सेप्ट्स थे, कौन से? एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड पीएलसी, और उसके अंदर 4 मैट्रिक्स थे, कौन से थे? बीसीजी, जी मैट्रिक्स, एनसॉफ्ट मॉडल एंड ईडीएल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी, क्लियर।
अच्छा, स्वॉट जो है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में तो सबने सुना होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। थोड़ा सा डिस्कशन इस लेवल पे भी करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं जो सीपीटी से है ना, तो अपन लोग ये भी डिस्कशन कर रहे हैं। अरे right, so there is one important discussion to be done. पोर्टफोलियो एनालिसिस खत्म होने के बाद मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। और वैसे तो ये ओल्ड कोर्स के लिए भी बड़ा रेलेवेंट है, जो ओल्ड कोर्स के एसएम के बच्चे हैं उनमें भी है ये कोर्स। क्योंकि उनमें क्यों है, क्योंकि उनके वो फाउंडेशन में था नहीं बीसी के, और अब अपने फाउंडेशन में क्या आ चुका, बीसी के आ चुका। तो अगर ओल्ड कोर्स में कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहा होता तो वो ये चीज पढ़ता जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अपने यहाँ सारे बच्चों ने सीपीटी तो नहीं दिया, कुछ ने फाउंडेशन दे दिया, ठीक है, और न्यू कोर्स पढ़ लिए फिर सीधे, तो वो छूट गया ना कुछ कंटेंट, ठीक है। और पढ़ा तो भी जरूरी नहीं है कि हाल फिलहाल याद हो, तो अपन कोशिश करते हैं कि उसको रिकैप्चर करते हैं, ठीक है। तो अपना फाउंडेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये शायद 12th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इन अ लिटिल डिटेल। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने की कोशिश कर रहे हम लोग, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट थोड़ा डिटेल में तो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो थोड़ा डिटेल है वो इस तरह का है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, कोई भी बिजनेस जब काम कर रहा होता है तो बिजनेस इन अ शेल काम करता है या काम तो एनवायरनमेंट में ही करता है। एक उसको एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो काम करता है, आया ना। एक होता है बिजनेस का खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में? क्या क्या आएगा, बिजनेस के खुद के रिसोर्सेस। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, बिजनेस के खुद के रिसोर्सेस। बिजनेस के खुद के रिसोर्सेस मतलब कि अपने पास मैन पावर कैसी है, अपने पास मैनेजमेंट स्किल्ड है या नहीं है, अपने पास पैसा कितना है, मटेरियल कहाँ से आएगा, ये रिसोर्सेस। तो ये सारे रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स कितना है अपने पास, ठीक है। कैसे मशीन्स है, कैसा मटेरियल है, कैसी मैन पावर है, ये सब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। डेफिनेटली इंटरनल एनवायरनमेंट से ही हमें क्या पता चलेगी, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। क्योंकि हमारे पे क्या अच्छा है और क्या नहीं है वो हमें हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करके पता चल जाएगा। सो इससे हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है वो कहाँ से आएगी, बाहर से। बाहर से मतलब ऐसी फोर्सेस जो कि हमारी नहीं है, खुद की नहीं है, हमारी बात नहीं है, वहां से आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात होगी। तो मैंने जो ये 2 रिंग्स बनाई, ये 2 रिंग्स कौन सी हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिंग्स हैं, बोथ आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन जो इनर रिंग है, इनर रिंग, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप का हुआ, इसका मतलब कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल 2 टाइप का हो गया, माइक्रो और मैक्रो। अच्छा, बीसी के किसने दिया था पेपर, मतलब फाउंडेशन का, पढ़ा था ये, नहीं पढ़ा था, माइक्रो मैक्रो नहीं पढ़ाया था, वो तो उसमें था, ऐसा डायग्राम भी था, ठीक है। देखे थे बस, ठीक है। ऐसा ही होता है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ पढ़ाया नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपको ऐसा पढ़ा देते कि इंटरनल मतलब माइक्रो और एक्सटर्नल मतलब मैक्रो, तो दिक्कत हो जाती। काफी जगह ऐसा पढ़ा देते, समझ रहे।
कि माइक्रो एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और माइक्रो एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। हो गया खराब। अब क्या जिंदगी भर का बेस खराब कर दिया, समझ रहे हो? जैसे आपको रैम रोम का डिफरेंस नहीं पता था, आया ना? जिंदगी भर का बेसिक किसी ने खराब कर दिया था कि नहीं कर दिया था? मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि रैम और रोम में प्रिंसिपली क्या डिफरेंस है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल के अंदर दो है क्या, माइक्रो एंड मैक्रो। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है अपने डिसीजंस में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। दोनों ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या लेकर के आ रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे सर पर क्या ला रहा है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स, और जबकि स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां से आ रही है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली मींस व्हाट, रिसोर्स कैपेबिलिटी। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारी क्या है, हमारी सारी रिसोर्स कैपेबिलिटीज है, मतलब हम कहाँ पे कितना सक्षम है। ठीक है, जैसे हमारे पास में जितना कैपिटल है मेरे और नीरज सर के पास में, वो कॉमर्स पाठशाला का क्या बन जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा, क्योंकि वो हमारी रिसोर्स कैपेबिलिटी है। दैट विल डिफाइन माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, अब मैं बात करता हूँ माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो बोलते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट इफेक्टिंग द बिजनेस, इमीडिएट एनवायरनमेंट इफेक्टिंग द बिजनेस। और मैक्रो एनवायरनमेंट माने वो एनवायरनमेंट जो इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालता लेकिन अफेक्ट्स ऑल इन द इंडस्ट्री। समझना, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ, से फॉर एग्जांपल, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में मान लो एक हमारा भी कंपनी चल रही है आरजे मोबाइल्स। आरजे मोबाइल के सप्लायर और कस्टमर सैमसंग के सप्लायर और कस्टमर से अलग होंगे, है ना? चलो कस्टमर्स तो हो सकता है, फिर भी सेम सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए लड़ाई हो हमारी, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे सप्लायर अलग होंगे। वही कस्टमर जो सैमसंग को डील करता है वही जब हमें डील करेगा तो उसके तेवर अलग होंगे, है ना? होंगे या नहीं होंगे? मतलब अपना कस्टमर, अपना सप्लायर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अपने इंटरमीडियरीज, अपने कॉम्पिटिटर्स, वो हम पे असर डालते हैं कि नहीं डालते? और वो हमारे बिजनेस को जैसा असर डालते हैं, क्या दूसरों के बिजनेस को भी सेम ही असर डालते हैं? नहीं, ये तो हर बिजनेस के लिए भिन्न भिन्न तरीके से असर करता है। मेरा कस्टमर मेरे से जो डिमांड करता है हो सकता है कहीं और नहीं करता हो, है ना? सिमिलरली मेरा सप्लायर जो मेरे से डिमांड करता है या जिस तरह की एक्सपेक्टेशन मेरे से रखता है, जरूरी नहीं है वो किसी और से रखता हो, है ना? तो इसका मतलब हर जना एक चीज ऐसी होती है जिसमें वो खुद डील कर रहा होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि जो पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर TRAI का कोई रेगुलेशन आएगा तो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? डीमोनेटाइजेशन होगा तो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी बनेगी तो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट देगी, उसमें सारे प्लेयर परेशान होंगे। GST आएगा तो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें सारे प्लेयर्स परेशान होंगे, हाँ या ना? यस। सो मैक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट्स ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री। मैक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स which affect all players of, ठीक है? और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होगा? अफेक्ट्स पर्टिकुलर फर्म ओनली। आ रही बात समझ में? तो माइक्रो फैक्टर्स सबके लिए बना रखे उन्होंने, बता रखे। माइक्रो फैक्टर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉस्मिक। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक। कंज्यूमर या कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? और एक मैक्रो एनवायरनमेंट आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, पेस्टल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, आया ना? ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये सब सारे पूरे इंडस्ट्री के प्लेयर को सबको असर देगा कि नहीं देगा? If there is a technological change, it will affect all the industry participants together, right? जबकि मेरा सप्लायर आज सप्लाई नहीं दिया तो उसका असर किसको पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ मुझको। तो इसका मतलब मुझे चिंता किसकी होनी चाहिए, माइक्रो एनवायरनमेंट की कि मैक्रो एनवायरनमेंट की? माइक्रो, क्योंकि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अगर मैं ठीक करूंगा, मैक्रो से तो सभी को डील करना है, मुझे सबसे ज्यादा संभालना किसको चाहिए? माइक्रो एनवायरनमेंट को। दोनों ही एनवायरनमेंट क्या ला रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अगर माइक्रो एनवायरनमेंट में भी बोलूं मैं, कॉस्मिक बोलूं मैं, कि हम लोग बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं कौन कौन? कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड कॉम्पिटिटर्स। अगर मैं बोलूं कि दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है, तो क्या बोलोगे आप? कस्टमर और कॉम्पिटिटर। कस्टमर और
कॉम्पिटिटर, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजीज डिपेंड करते हैं कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उस पे, आया ना। और दूसरा, कस्टमर क्या चाहता है उस पे, सप्लायर से तो हम डील कर लेंगे, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जो मेन स्ट्रैटेजी बनता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, या तो कस्टमर पे या कॉम्पिटिटर पे। इन दो चीजों को ध्यान में रख के हम सारे काम कर रहे होते हैं, हाँ या ना। यस, एक तो ये कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, और एक ये कि कॉम्पिटिटर क्या क्या दे रहे हैं, दोनों चीजें देखनी पड़ती है, हाँ या ना। देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी, अगर धंधे में चलना है तो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि कॉम्पिटिटर क्या दे रहे हैं और मेरे स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं बस हम वो दे रहे हैं, हम कॉम्पिटिटर को देख ही नहीं रहे, तो वो भी गलत हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर हम कॉम्पिटिटर को देख के हम कॉम्पिटिटर जैसा दे रहे हैं, तो वो भी गलत हो रहा है। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं। क्लियर? तो दो मेन फैक्टर्स आ जाते हैं माइक्रो के अंदर सूट करके। हाउएवर मैं जो समझाना चाहता था स्वॉट से पहले वो समझ में आ गया कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या। इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या जनरेट होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जबकि एक्सटर्नल से क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ टू एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो। Which one of the environment affects all the players in the industry? Macro. ठीक है, and which affects only the particular firm in the industry? Micro. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये डिट्टो का डिट्टो मैंने जो बनाया है डायग्राम, वैसा ही डायग्राम आपके बीसीके की बुक में बना हुआ है, इंस्टीट्यूट के मैट में, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है किसको कितना ध्यान, किसने कितना ढंग से पढ़ा, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब पता होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। सो ये जो दो नए मैट्रिक्स आए हैं वो क्या है, स्वॉट। स्वॉट पहला मैट्रिक्स है। स्वॉट के अंदर आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और उसको आप ऐसे लिख दो SWOT। क्या मैं बोल दूं, यहां पे लिख देना चाहिए इंटरनल, ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए, और नीचे क्या लिख देना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा, आपके पास एक पेज पे स्वॉट हो दिखा रहा तो होगा आपको भी स्वॉट। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ अपनी खुद की है या बाहर की है, खुद की है, तो दैट इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस मतलब क्या, इनहेरेंट लिमिटेशन। ऐसा ही लिखा है क्या, पढ़ना तो। समथिंग लाइक दैट या एवरीथिंग लाइक दैट, जैसा बोला वैसा ही है। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन, और थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या देगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, मतलब आपको एक एडवांटेज देने की कोशिश करेगी, और थ्रेट जो होगी वो क्या करेगी, डिसएडवांटेज देगा, ठीक है, इट विल जनरेट अ डिसएडवांटेज। कुछ भी रटने की जरूरत है क्या? देखो, स्वॉट एनालिसिस क्यों करना चाहिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखो तो स्वॉट सबसे लल्लू टाइप का एक्सरसाइज लगता है। ये क्या करते होंगे, पेपर में बैठ के एस लिखते हैं, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर टी। व्हाई डू यू राइट दिस? बट देखो, व्हेनेवर आई वांट टू डू समथिंग, जब भी मुझे कुछ करना होता है, मैं अगर बिजनेस मैनेजर हूँ और अगर मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा उसकी अच्छाइयाँ होंगी, है ना। क्योंकि आप जिस भी थॉट प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, आपको उसमें संपूर्ण विश्वास होता है, या आपकी गट फीलिंग बोल रही होती है कि यही सही है ना। जैसे मान लो मैं एक अलग स्ट्रैटेजी से बिजनेस करता हूँ, नीरज सर अलग स्ट्रैटेजी से बिजनेस करते हैं, ठीक है, और हम दोनों ही अपने आप को सही मानते हैं, है ना। ठीक बात है या नहीं है? और दोनों ही ग्रो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोनों ग्रो नहीं कर रहे, दोनों ही ग्रो भी कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप को सही भी मानते हैं। ठीक बात है। नीरज सर की सोच है कि गुरुकुल बन जाए, ठीक है, और मेरी सोच है कि कमरा और छोटा हो जाए, है ना, कि कल को इतनी सुविधा हो जाए कि मैं वॉशरूम में भी जाऊं तो पीछे क्रोमा लटक जाए, और आगे मेरा एकदम से कुछ दिमाग में आए तो मैं बैठे बैठे भी वीडियो दे दूं, राइट। ठीक है ना, लोगों को दिखो नहीं मतलब पूरा, पर वीडियो दे दूं, राइट। नीरज सर क्या सोचते हैं कि नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी जो मेहरबानी है नीरज सर की तो है, राइट। वरना क्लासरूम इतने साफ सुथरे और इतने सुंदर होते भी हैं क्या? जनरली नहीं होते, और कोचिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होते। ना बेंचों पे ध्यान दिया जाता, ना चीज़ों पे ध्यान दिया जाता। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही दिया जाता है, राइट। क्योंकि जो हमारे साथ में बंदा है उसकी विजन उस तरह की है कि हमें एक्सपीरियंस देना है। वी आर नॉट जस्ट गिविंग एनी क्लासेस, बट वी आर गिविंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब मेरी सोच क्या है कि और छोटा कर दो। मैं तो सोच रहा हूँ बच्चे पढ़ाऊँ क्यों सामने,
राइट? दिस कुड प्रोबेबली बी माई लास्ट फेस टू फेस बैच, राइट? मैंने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें डाली हुई हैं जिसको देख करके मुझे लगता है कि दिस कुड प्रोबेबली बी माई लास्ट फेस टू फेस बैच। ठीक है, हो सकता है मैं इसके बाद फेस टू फेस बंद कर दूँ टोटली, ठीक है ना, वंस एंड फॉर ऑल। इस बार मैं शायद, मुझे लग रहा है मैं लास्ट बार ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद करूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, राइट? थक गया मैं अब, ठीक है, अब मेरे से नहीं होता ये सब, और बच्चों की आवाज़ मेरे को सुनने अच्छी नहीं लगती अब, ठीक है? मेरे को वैसा हो गया कि यार क्या है यार, इतना क्या बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग बार पढ़ाओ, एक बार ढंग से पढ़ाओ एक जगह पे और वो रिकॉर्ड हो जाए, काम खत्म, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड करने की इच्छा नहीं है, राइट? अभी मेरे को जैसे ऑफर आया था शास्त्री नगर से भी, क्या वहाँ पे भी पढ़ा दो, तो मैंने कहा यही करता रह जाऊँगा मैं तो, ठीक है? तो मैंने हाथ जोड़ के विनती करके मना करा, मैंने कहा जी मैं नहीं आ पाऊँगा, पूरा डन ही था ऑलमोस्ट। फिर मुझे हल्का फुल्का जैसे ही लगा कि यार इसको चलो अभी निकलने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो निकल लिया, ये मेरे बस का था ही नहीं, राइट? तो अब हम लोग पूरा डिजिटल और ऑनलाइन सेगमेंट पे ही फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ मैं फेस टू फेस धीरे धीरे शट कर दूँ कि चलो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बेटर यूटिलाइज हो सकता है बहुत चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है। तो अपने अपनी सोच है, दोनों सही सोच रहे हैं। आप सोचो शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? चाहे जिस मोमेंट में आप बेच रहे हो, आप ये सोच के बेच रहे हो कि अभी गिर जाएगा, और खरीदने वाला भी उसी टाइम खरीद रहा है, और वो ये सोच रहा है कि तो बढ़ेगा। हाँ है ना? सही बात है या नहीं है? ठीक है, ये कोई सब्जी और दाल खरीदने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो नेसेसिटी बेस्ड है, लेकिन शेयर मार्केट में तो यही है ना, मतलब जिस मोमेंट आप बेच रहे हो ये सोच के कि देखना अब ये शेयर कचरा हो जाएगा, उसी मोमेंट कोई और क्या सोच रहा है, भाई साहब बढ़ेगा, खरीद लो अभी मौका है। है ना? आई बात समझ में? अब क्या हुआ, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आ जाता है कि चलो लेट्स मतलब मेरे लेट्स सपोज आई वांट टू डू दिस, मैंने कोई भी एक सिचुएशन सोच ली कि मेरे को ये करना है, तो मुझे उसमें और क्या क्या दिख रहा होगा, मुझे मेरी स्ट्रेंथ दिख रही होगी और मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी। मैं इनको तो भूल ही चुका हूँ कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं। हाँ या ना? सही बात है या नहीं? अब मुझे बताओ, जो भी इंसान जो सोच रहा होता है उसमें उसको अच्छा ही दिखता है। आप जब सीए करने आए तो आपको सीए की सिर्फ अच्छाइयां ही तो दिख रही थी, है ना? जब इंसान का दूसरा अटेम्प्ट लगता है तो इंसान कैसा होता है, ऐसा 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 बावला हो जाता है कोई लोग तो, राइट? कमरे में बंद हो गया, ठीक है, कमरा नहीं खुल रहा, फिर कमरा तो खुल गया बाद में, इंसान नहीं खुल रहा उसके बाद, ठीक है, उसको खुलने में कितने दिन लग गए, राइट? होता है नहीं होता ऐसा? तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तुमने सीए करते समय उसके वीकनेस और थ्रेट के बारे में तो सोचा ही नहीं। अपने वीकनेस और कोर्स के थ्रेट के बारे में सोचा आपने? नहीं। अगर सोचा होता तो इतना बुरा थोड़ी लगता। हाँ या ना? क्योंकि इस कोर्स में आपको पता है कि फेल हो सकते हैं। हाँ या ना? तो अपने ऐसा प्रिज्यूम कैसे करके चल सकते हैं दैट वी विल पास? नहीं कर सकते। सच है ना ये तो। कोई दुनिया में ऐसा कभी, मतलब बहुत रेयर केस होता है, कभी नहीं हुआ इनफैक्ट ऐसा कि एक ही क्लास के सारे बच्चे सब पास हो गए, ठीक है? ऐसा ही कभी नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, अपने यहाँ एक बार हुआ है, ठीक है, कि सारे बच्चों ने क्लियर किया, ठीक है? 22 की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, दोनों ग्रुप्स में। दोनों ग्रुप नहीं, मतलब जिसने जो दिया वो क्लियर हुआ, दोनों ग्रुप की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसने जो दिया वो क्लियर हुआ, राइट? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा होगा ऐसा गारंटी है नहीं, और हर जना पास होगा ऐसा गारंटी है नहीं। चलो अपने यहाँ फिर भी रिजल्ट अच्छा आता है परसेंटेज वाइज, ठीक है, इंस्टीट्यूट का परसेंटेज तो बहुत कम है, ठीक है, बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे पास होंगे ऐसा तो है नहीं। आर यू प्रिपेयर्ड कि फेल भी हो सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों को सिर्फ स्ट्रेंथ नजर आ रही है हमारी और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कोर्स की। हम लोगों को वीकनेस और थ्रेट पे कोई फोकस है ही नहीं, और हम कभी सोचते ही नहीं। यही बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग भी तो डिसीजन लेंगे। अब जैसे तुम करोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा 6 महीना, पर बिजनेस के तो 600 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ दांव पे। हाँ या ना? सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा? दाव पे है या नहीं है? बहुत भयंकर पैसा दाव पे है या नहीं है? दैट मीन्स कि आपको एक डायनामिक बैकड्रॉप में, मतलब हर चीज को समझते हुए डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आप वीकनेस और थ्रेट नोट डाउन करोगे
तो आपको बड़े सारे फायदे होंगे। एक तो आपने पूरा फ्रेमवर्क बना लिया, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क जिसमें सब कुछ लिख दिया है, प्लस आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो कि कौन से स्ट्रेंथ के साथ कौन सा अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कौन सी वीकनेसेस हैं जो अपॉर्चुनिटी को नहीं कैप्चर करने देंगी, राइट। सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट इन अ ग्रिड मैनर एज वेल एज इन अ कॉम्बिनेशन मैनर। आप लोग समझने का प्रयास कर सकते हो, और जब समझोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे, या फिर कहूंगा कि एक बेटर स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे जल्दी से आओगे। क्या मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? यस। तो स्वॉट ये कहता है, स्वॉट के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट पढ़ लिया क्या अपन ने? नीचे क्या लिखा है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्टिंग अ स्वॉट एनालिसिस। एक क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्या लिखता है क्वेश्चन सबसे पहली चीज बोलता है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस लाइज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, it provides a logical framework of analysis. SWOT analysis provides us with a logical framework for systematic and sound thrashing of issues having bearing on the business situation. Sound thrashing of issues मतलब क्या? देखो, जो भी बिजनेस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, that might be represented in opportunity and threat. ठीक है, और जिस सिचुएशन में आप करंटली हो, थ्रेट्स तो ये भी हो जाएंगे कि और क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में करंटली हो आप उससे काट कुट के डिसाइड कर सकते हो कि ये स्ट्रेंथ ये रेलेवेंट है हाल फिलहाल के लिए, अगले मूव के लिए, ये वीकनेस रेलेवेंट है, ये अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट है, और ये थ्रेट्स रेलेवेंट है। आया ना? तो you'll be able to understand your issues better. Clear? It will help you to generate good alternative strategies. आया ना? अगर मान लो ये घटना घट ही गई, फ्यूचरिस्टिक सोचा ना अपॉर्चुनिटी थ्रेट डाल के, तो हम बोल रहे हैं कि अगर कल को ये घटना घट गई तो हम ऐसे आगे जाएंगे, तो स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव भी मिलेगा, और क्या बोल रहे हैं हम लोग उसी के बेसिस पे अपना चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंडली क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिव अकाउंट। वो क्या बोल रहा है? स्वॉट एनालिसिस प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या आते हैं? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, माइक्रो एंड मैक्रो। गुड। अच्छा, और in a structured form where it is possible to compare external opportunities and threats with internal strengths and weaknesses. उसके बाद क्या बोलता है? It guides the strategist in strategy identification. It is natural that a strategist faces a problem when his organization cannot be matched in the 4 patterns. ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर उसके अंदर हम ये चारों पैटर्न में अगर उसको नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। It is possible that the organization may have several opportunities and some serious threats at the same time. SWOT analysis allows to maintain a balance between the same. देखो, SWOT करने के पीछे वो एक और रीजन ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप 10 स्ट्रेंथ लिखो और 1 वीकनेस लिखो और 1 थ्रेट लिखो और 10 अपॉर्चुनिटी लिखो। क्या इसका मतलब ये है कि पक्का पक्का बिजनेस सही जा रहा है? या फिर 1 वीकनेस बहुत भारी वीकनेस हो सकती है और 1 थ्रेट बहुत भारी थ्रेट हो सकता है ना? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, आई थिंक द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अच्छा, अगर आप स्वॉट के नीचे देखेंगे, नीचे तो आपको दिख रहा होगा रिसोर्स, स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, ABCD करके ब्लॉक बना रखा है। ए वाला जो ब्लॉक है वो किसका है? स्ट्रेंथ का है। बी वाला जो ब्लॉक है वो किसका है? वीकनेस का है। सी वाला जो ब्लॉक है वो किसका है? अपॉर्चुनिटी का। और डी वाला जो है वो किसका है? थ्रेट का है। सिंपल। अच्छा, क्या आप लिख सकते हो इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैंने लिखा है लेफ्ट और मतलब लेफ्ट में अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, internal factor, external factors, right? जल्दी बता रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या स्वॉट को लेकर के? उसके नीचे जो दे रखा है पोटेंशियल रिसोर्स स्ट्रेंथ, पोटेंशियल रिसोर्स वीकनेस, और बड़ी सारी वीकनेसेस के चीजें दी हुई हैं कि वीकनेस ये हो सकती है, स्ट्रेंथ ये हो सकती है। क्या ये इलस्ट्रेटिव है कि लर्न करना पड़ेगा? इलस्ट्रेटिव है। आप लिखेंगे जस्ट रीड इलस्ट्रेटिव, लेकिन रीड जरूर करना, रीड जरूर करना, ठीक है ना, फॉर MCQ पर्पसेस। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लिखना है? मैंने लिखा हुआ भी, अच्छा, रीड फॉर MCQ पर्पसेस ओनली। फाइन, गुड। मैं कितना समझदार, ठीक है, इतना ज्ञान मैंने बुक में ही दे दिया। इससे ज्यादा देता तो बस दिक्कत हो जाती, फिर लोग पढ़ना आना बंद करते हैं। अच्छा, अगला मैट्रिक्स कौन सा दे रखा है? टोस। तो स्वॉट का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टोस। मतलब किसी को यूं ही बोलते ना, फिरकी लगी,
कि यार स्वॉट बन गया, मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, एक प्रोफेसर थे, उनको लगी मिर्ची, ठीक है, कि मेरा कुछ क्यों नहीं है। प्रोफेसर का नाम क्या है? हाइंस, प्रोफेसर हाइंस वेरिच। ठीक है, अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे ना तो इज अ वेरी लर्नेड प्रोफेसर, जिंदा है। ठीक है, हाइंस वेरिच। हाँ, तो सब ये लोग जिंदा ही है। माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी आप पढ़ोगे, ही इज आल्सो अलाइव। हाँ माइकल। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी भी रिसर्च एनालिस्ट है। ठीक है, सो ये सब अच्छे लोगों के ही है सारा ज्ञान जो दिया हुआ है। खैर एनीवेज, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइंस वेरिच का ये मैट्रिक्स आया क्या? टोस। हाइंस वेरिच को चूल मची। क्या चूल मची? बोले कि स्वॉट है ना बढ़िया नहीं है। ठीक है, स्वॉट ना बढ़िया नहीं है। तो बोले क्यों बढ़िया नहीं है? तो बोले कि देखो क्या होता है, स्वॉट ना बोलता है, स्वॉट बना के छोड़ देता है, बोलता है कि अब लिंक तू करना। तो बोले कि इसकी जगह क्या होना चाहिए कि लिंक हमें ही करके देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बोला कि देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो बोला जो तुम इंटरनल एक्सटर्नल एक साथ लिख रहे थे, उसकी जगह आप क्या करो, इंटरनल एक तरफ लिखो, एक्सटर्नल एक तरफ लिखो। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पहले हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल सेपरेट करा था, अब उन्होंने क्या कर दिया, 4 सेपरेशन डाल दिए। क्या? स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड डायग्राम पे, मतलब इधर दिख रहा है, इधर कि इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग कर दिया, अपॉर्चुनिटी थ्रेट अलग कर दिया। अब उसने कहा कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी अपने आप में कॉम्बिनेशन है। अगर स्ट्रेंथ हो और अपॉर्चुनिटी भी हो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर वीकनेस और अपॉर्चुनिटी हो तो बुरा लगेगा थोड़ा सा, क्या अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन हम लोग वीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ हो लेकिन थ्रेट हो, तो कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके थ्रेट को टैकल किया जाए। और WT क्या होगी, खराब सी पोजीशन। अब उन्होंने क्या बोला, अगर एक चीज अच्छी और दूसरी भी चीज अच्छी है तो उन्होंने क्या लिखा, मैक्सी मैक्सी। ठीक है ना, ये किसने लिखा है, ये मैट्रिक्स बनाने वाले ने लिखा है, हाइंस वेरिच ने। मैक्सी मैक्सी, फिर मिनी मैक्सी, फिर मैक्सी मिनी, और फिर मिनी मिनी। ठीक है, बहुत मजा आया इसको ऐसा करके। फिर इसने बोला कि देखो मैं समझा पाया हूं कि स्वॉट के बाद करना क्या है। ठीक है, तो इसने समझाया क्या है वो पढ़ाता हूं। आपको दिख रहा होगा बीच में SOSTW और नीचे नीचे, है ना। अब देखो इसने जो समझाया उसका मतलब समझना आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है, SO इज अ पोजीशन दैट एनी फर्म वुड लाइक टू अचीव। वाव। उसके बाद स्ट्रेंथ कैन बी यूज्ड टू कैपिटलाइज और बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। बोले स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। वाह, क्या एडवाइस दिया है। दूसरी एडवाइस देखो, ST is a position in which the firm strives to minimize existing or emerging threat through its strength. स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके थ्रेट कम कर दो। WO में क्या बोलेगा, अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए वीकनेस को सेट करो, एडजस्ट करो। ठीक है, और WT में क्या बोलेगा कि मिनिमाइज करो वीकनेस और थ्रेट मिनिमाइज कर दो। ऐसे बोलने से हो जाते हैं क्या? हाँ, ऐसे बोलने से हो जाते हैं क्या? मैंने कहा भाई अगर आपको अपना नाम करना है माउंट एवरेस्ट चढ़ लो तो चढ़ लो, ऐसे हो जाएगा नाम। हाँ, कितना आसानी से बोल के भाग गया। और इसकी मैट्रिक्स लोगों ने मान ली। हैरान तो यूं होते हैं, हैरान सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे, किसने मैट्रिक्स बनाया, लोगों ने मान ली। समझ रहे हो, जैसे अपने यहाँ नहीं होता, मैगी को अलग अलग तरीके से बना के 6 चीजें मेन्यू में डाल देते हैं। एक नमकीन वाली मैगी, बीकाजी नमकीन डाल दी उस पे, ठीक है, वो बोल रहे मैगी बन गई, नहीं बढ़िया, क्या रेसिपी है, रेसिपी है कोई, शर्म आनी चाहिए तुझे। ऊपर से चीज किस दिया, रेसिपी हो गई। किसी ने टमाटर प्याज डाल दिए, मैगी की नई रेसिपी बना दी। भाई इसको रेसिपी बोलते हैं क्या, शर्म कर ले थोड़ी सी। आया ना सही बात है। मैंने ब्रेड में डाल दी, सैंडविच बन गए मैगी के, पिज्जा बना दी। ठीक है ना। हाँ, पिज्जा की जगह ऊपर बेस पे सॉस डाल के मैगी लगा दी, बोले हाँ मैगी पिज्जा हो गया। हाँ, ये सब हो रहा है। हाँ है, ये तो दिखा है। ठीक है। हाँ, आपने मैगी आइसक्रीम खाई है, फलूदा खाते तो ठीक है। ठीक है ना, उसमें तो क्या है, ये तो बकवास है सारी चीज जो इसने लिखा है ना हाइंस वेरिच ने। फिर हाइंस वेरिच क्या बोल रहा है कि स्वॉट ना प्लानिंग नहीं बताता,
अभी तो स्वॉट की कमी भी निकाल रहा है भाई। ये बोल रहा है कि भाई स्वॉट जो है ना, स्वॉट उसमें मजा नहीं आया, इसलिए मैंने क्या बनाया, टोज बनाया। ठीक है ना, TOWS, टोज बनाया। ये टोज नाम स्वॉट से बनाया गया उसने। और क्या, उल्टा ही तो कर दिया। जानबूझ के उल्टा कराया। उल्टा हो गया। नहीं, नहीं। जानबूझ के उल्टा। ठीक है, कभी कभी मैं भी हैरान होता हूँ, पर हम लोग ये बोलते हैं कि ये आए बोनस नंबर्स, इसको पढ़ना मतलब बोनस मार्क्स ऐड करना है ही क्या इसमें। ठीक है, तो अपने को तो ऐसे ही ध्यान रखना है, SOW STWT। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड जो डिक्टेशन गिवन है अंदर, वो क्या आप लोग खुद पढ़ लोगे? मैं इतना आप पे छोड़ सकता हूँ, मतलब कि आप लोग घर से पढ़ के आ जाओगे, अंदर का जो डिक्टेशन है बुक का कर लोगे? आई थिंक कॉन्सेप्चुअली तो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमेशा थोड़ा सा चिंतित रहना कि बनाऊंगा कैसे, गलत नहीं बन जाए, ऐसा ना हो एक्स एक्सिस की चीज़ वाई एक्सिस पे आ जाए, वाई की एक्स पे चली जाए, ऑल्दो टेक्निकली करेक्ट होगी फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, डोंट डू दैट। तो वो कोशिश करनी है अपने को कि मैट्रिक्स अपन सही ड्रॉ कर पाए। तो जैसे उसने सबसे ऊपर पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल एलिमेंट्स पहले दिखाए हैं और एक्सटर्नल एलिमेंट्स अलग से दिखाए, बाद में नीचे की तरफ दिखाए। नीचे की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, इंटरनल, और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है ना, और फिर उसमें बता रहा है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। ठीक है, तो अगर ये सही से मार्क कर दिया तो बाकी तो बन ही जाएगा, क्योंकि SO कैसे बना है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मिला के, W कैसे बना है, W और O मिला के, और फिर ST और WT, ये तो बना दोगे आप भी। तो एक बार अगर आपने ढांचे का लेबलिंग सही कर दिया तो मैट्रिक्स तो सही बन जाएगी। ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट लेबलिंग ओनली। ठीक है ना, किसी ने मार्केट ग्रोथ रेट लिखा मान लो BCG में, और यहाँ लिख दिया लो और नीचे लिख दिया हाई, फिर लो पे स्टार लिख के आ गया और हाई पे कैश कॉल लिख के आ गया, तो भाई तेरी गलती। सही बात है ना। अब कई होते हैं, मतलब जैसे आप बुक में देखोगे, मेरी बुक में नहीं, इंस्टीट्यूट की बुक में, इंस्टीट्यूट की बुक में अगर आप देखेंगे तो स्टार में गाय बनी हुई है। अब कोई बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम में गाय बना रहा है। ठीक है, दिखा दो एक बार मॉड्यूल में, BCG के अंदर है ना, गाय बनी हुई है ना, और कुत्ता भी बना हुआ है। अब एक तो आप जब बनाओगे तो आपका गाय और कुत्ता एक जैसा दिखेगा, हाँ है ना। आपको ड्रॉ नहीं करना भाई, आपको मैट्रिक्स में केवल क्या लिखना है, नाम लिखना है। मतलब कई लोग इतना कॉमन सेंस नहीं लगा हुआ थे, है ना, वो गाय और कुत्ते बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पेपर छूट गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, EISSM का पेपर कैसे छूट सकता है, कि सर वो गाय ढंग से नहीं बन रही थी। राइट, कि मैट्रिक्स आ गई सर, उसमें गाय कुत्ते बनाने पड़ गए। कहा भाई तेरे को किसने कहा था गाय कुत्ते बनाने का? तो आजकल क्या, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप तैयारी कर रहे होते हो जब, कि गाय कुत्ते मत बनाना भाई, क्यों बनाने गाय कुत्ते तुम्हें। ठीक है, गौ माता की घर में ड्राइंग करके जाओ, राइट, पर वहां पे जाके मत करना कि अरे ड्राइंग कर रहा है, मैं कोई जना जबरदस्ती बना जा रहा है ना। और कई लोग क्या बोर हो जाते हैं, तो बोले अब इस मैट्रिक्स में ही कर लो जो करना है ना। पेपर हो चुका, 20 मिनट बचे हैं, तो अब वो क्या कर रहा है, उसने BCG मैट्रिक्स पहले बना लिया था, अब उसके अंदर मिटा रहा है। ठीक है, क्या बनाता हूँ ना ढंग से, आज मौका मिला है। ठीक है, तो अपनी पूरी कलाकारी उसमें, आर्टिस्ट बन जाता है पूरा उस टाइम के लिए, राइट, पिकासो बनता है, फिर पूरा ड्रॉ करता है। गाय ड्रॉ कर ली, बाजू में कुत्ता ड्रॉ करा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, कुत्ता जो है वो गाय जितना मोटा हो चुका है और गाय पतली रह गई है। तो एग्जामिनर और कंफ्यूज हो रहा है, राइट। बेटर क्या है, लिख के आना भाई कि स्टार, कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड या क्वेश्चन मार्क या वाइल्ड कैट, जो भी लिखना हो, और क्या, डॉग्स। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई लोग होते हैं होशियार। ठीक है, अभी तो वो कॉम आनी बाकी है जो स्टिकर लेके जाएगी गाय कुत्ते का, कि वहीं चिपका देंगे उस पे। ठीक है, क्या एनिमल किंगडम का स्टिकर ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो बना देना यार, इतने आलसी हो गए। ठीक है, so don't do that, don't do any silly stuff like this.
इट्स ऑल राइट कि अगर आप सिर्फ लिख के आ जाओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। कई लोग पूछ लेते हैं फोन करके कि सर वो पूरा बीसीजी मैट्रिक्स जैसा इंस्टीट्यूट के मैट में दिया वैसा ड्रॉ करना है, वो तो गाय बनानी पड़ेगी। मैं कहा तू सोच कि बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, है ना। सही बात है ना। सी फाइनल के बच्चे भी कुछ कुछ लिख देते, बहुत कुछ लिख देते। मेरी तबीयत खराब थी, मेरे भाई की डेथ हो गई आज सुबह सुबह, मैं अभी अभी पेपर देने आई हूँ, ठीक है। कुछ भी लिखते हैं झूठ, और पता चलता है 8 पेपर में लिखा है ये, भाई की डेथ आज सुबह सुबह हो गई, पेपर देने आई हूँ, ठीक है। कुछ भी लिखते हैं, चल रहा है अंधा अंधा गेम। डोंट डू दैट, ठीक है। तो वेगनेस में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स जब बनाओ तो ऐसा कुछ भी मत करना जो रिक्वायर्ड वैसे नहीं हो, लॉजिकली नॉट रिक्वायर्ड। तो लॉजिकली इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एनीथिंग, राइट, एज सच। मैट्रिक्स पूरा बनाना है, यस। मैट्रिक्स का मार्किंग पूरा चाहिए, यस, बट आपको स्टार ड्रॉ नहीं करना, काउ ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। डोंट डू दैट, राइट। सेम विद जी मैट्रिक्स, कलर लेके जा रहे हैं क्रेयॉन, ग्रीन को ग्रीन दिखाऊंगा, येलो को येलो दिखाऊंगा, रेड को रेड दिखाऊंगा। मेरे यहाँ कलर डाल दिए मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे कलरिंग कर रहे हो बैठ के, नहीं अलाउड होता। ओनली ब्लैक पेन इज अलाउड, ठीक है। तो वहां क्रेयॉन लेके पहुंचे भाई साहब, और पानी और मंगा रहे हैं कि डुबा डुबा ठीक है ना। करना मत ऐसा, कोई कांड करने की तुमको जरूरत नहीं पेपर में, ठीक है। पेपर के अंदर जो लिखा जाएगा उसकी वैल्यू होगी, उसके नंबर होंगे। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग हर चीज को डायग्राम में दिखाते हैं जबरदस्ती। जैसे मान लो किसी पॉइंट के 5 पॉइंट है ना, तो पहले उस टॉपिक को बीच में लिखेगा, फिर 5 एरो निकालेगा उसमें से, फिर उसके 5 पॉइंट लिखेगा, फिर नीचे 5 समझाएगा। नंबर पता है किसके मिले? नीचे 5 हरकतें करने के ही मिले, ऊपर वाली हरकत का कुछ नहीं मिला। उसका कितना मिला है? 0। आई बात समझ में? ये जो आपको ज्ञान देते हैं ना इस तरह की करने का हरकत, वो फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, वो चाहता है कि मैं मजदूरी कराऊं लोगों से। सही सही बोल रहा हूं मैं। और जो बच्चा भी कर रहा है वो पता नहीं क्यों कर रहा है, राइट। जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप स्ट्रेच क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट डू दैट, यू विल वेस्ट योर टाइम, नथिंग विल ऐड फॉर इट, मार्क्स में कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।